कि 1930 में प्रेमचंद किसकी तरह लिख रहे थे, वो अपनी तरह लिख रहे थे। 1956 में कमलेश्वर किसकी तरह लिख रहे थे, वो अपनी तरह लिख रहे थे। बाद में जब कितने पाकिस्तान लिख रहे थे 2002-3 में, तो अपनी तरह लिख रहे थे। 2024 में नीलोत्पल लिख रहे हैं तो अपनी तरह लिख रहे हैं। हो गया ये सही, लेकिन ये लोग कौन है जो 2024 में प्रेमचंद की तरह लिख रहे हैं? ये तो फ्रॉड है ना। कहानियाँ क्यों ज़रूरी हैं? तो कहानियाँ इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम अपने होने की वजह जान पाएँ, हम क्यों हैं यहाँ पे, जो सबसे बड़ा सवाल है। रैशनैलिटी और इमोशन का जो इंटरप्ले है, आप उसको कैसे कैटर करते हैं? अगर अर्जुन को वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हुआ होता तो हमें गीता नहीं मिलती। और पूरी महाभारत ही कई बार मुझे लगता है कि गीता के लिए ही रची गई थी। जो महाभारत में है वही भारत और उनके किताब में एक लाइन थी और उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान से रामायण और महाभारत निकाल दीजिए, फिर देखिए क्या बचता है। लेकिन जो सेल्फ लाइफ एक उपन्यास की है, वो फिल्मों की इतनी नहीं होती है। मैं 40 रुपए में किताब पढ़ के जो मैंने अपनी एक दुनिया बनाई थी ना डॉन की, मेरी एक इमेजिनेशन है ना, तो वो मैं ब्रेक नहीं करना चाहता उसको, क्योंकि मेरी एक दुनिया बनी हुई ना, मेरे दिमाग में कॉर्लियन अलग है, माइकल अलग है। मैं ये जब फिल्म देखूंगा ना तो वो दुनिया टूट जाएगी। और मैंने तो उसमें फेल भी हुआ हूँ। तो मैंने बहुत कुछ दिया है उस किताब को, तो उन्होंने देखी नहीं फिल्म। जब आप प्रेम में होते हैं तो आप कविता को जीते हैं, और कविता को जीना, कविता को पढ़ने से एक जन्म आगे की घटना है। आपकी नज़र दुल्हन पे जाती है और आप देखते हैं एकदम से कि दूल्हा है वो आपकी तरफ देख रहा है ना। तो अब आपकी, और जब आप दूल्हे को देखते हैं तो फिर आप इधर घुमाते हैं, लेकिन अब पूरे रास्ते दूल्हा आप ही को देख रहा है। प्यार कितनी बार जिंदगी में आया सर? हिंदी का लेखक इतना दूर है कि उससे जब पूछो कि आजकल आपका अफेयर कहाँ चल रहा है, तो कहेगा मेरा पहला और आखिरी प्यार तो मेरी किताबें ही हैं और मेरा साहित्य ही है। सदी का सबसे बड़ा उपन्यास मैंने लिखा है सर, छपवा दो। हिंदी में पीठ ठुकवाने के लिए पैर दबाने पड़ते हैं। जो भाग्यवान लोग होते हैं वो कभी शहर में नहीं बसते, और आप मुंबई में जा बसे। मुंबई में कहानी नहीं, हीरो की हाँ बिकती है। नई वाले हिंदी के राइटर्स को लेके अब ये खासकर एक क्रिटिसिज्म है कि वो काफ़ी सतही लिखते हैं। अभी पैदा हुए हमें कितने, हम अभी तो 8-9 साल के बच्चे हैं ना इस स्पेस में, अभी कितने दिन क्रिएशन किया है हमने। आमतौर पे ये कहा जाता है कि भाई आपकी राइटिंग फिल्मी स्टाइल की ही है। जिसने क्रिटिसाइज इस बात पे किया हो वो हमारी किताब पढ़े और देख के बताए कि इसमें क्या गड़बड़ है। ऐसा डिटेल में 1-2 पैराग्राफ भेजे तो हम समझ में आए। समय पे ऐसा था कि नेहरू जी एक बार सदन में लड़खड़ाए थे तो दिनकर जी ने उनको संभाल लिया था और कहा था कि जब जब देश की राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसको संभाल लेगा। नमस्कार, मेरा नाम संचित है। ये तहरीर का पहला एपिसोड है। तहरीर यानी जो लिखा हुआ है। लिखने, पढ़ने और सुनने की श्रृंखला में आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो ये मानते हैं कि हमारे पास हर कहानी के 2 वर्जन होते हैं। एक वर्जन दुनिया को सुनाने के लिए और दूसरा वर्जन खुद को समझाने के लिए। जिस दिन ये दोनों वर्जन एक हो जाते हैं उस दिन लेखक अपनी किताब के पहले पन्ने पर ये लिख देता है कि इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से किसी तरीके का कोई संबंध नहीं। लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि जिस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से किसी तरीके का कोई संबंध ही नहीं, उसे कहने का कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि कहानियाँ कभी झूठी नहीं होती। वो या तो हो चुकी होती हैं, हो रही होती हैं या होने वाली होती हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये कहानियाँ ही हैं और कहानीकार ही हैं जो अपने समय का सच पूरी प्रामाणिकता और निष्ठा के साथ कभी किताबों की शक्ल में, कभी फिल्मों की शक्ल में, तो कभी किस्सों की शक्ल में दर्ज करते जाते हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं उन्हें यही सच इन सारे तरीक़ों से कहने में महारत हासिल है। इनकी 7 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। मणिरत्नम की फिल्म PS1, PS2 के हिंदी डायलॉग्स के साथ कई सारी फिल्मों के स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिख चुके हैं। नई वाली हिंदी के पोस्टर बॉय और मेरे बड़े भाई, अगर ऐसा कहकर मैं आप पर ज़्यादा हक नहीं जता रहा हूँ तो दिव्य प्रकाश दुबे जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े भाई का ये फ़र्ज़ है कि छोटे भाई को थपकी लगाता रहे। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मेरी हरकतें भी थोड़ा थपकी लगाने वाली हैं सर। सर, पहला सवाल, कहानियाँ क्यों ज़रूरी हैं?
ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं सोच रहा हूँ कि इतने सालों में मैं जब राइटिंग वर्कशॉप लेता हूँ तो ये सब सवालों के मैं खुद बताता हूँ कि क्यों ज़रूरी हैं या कोशिश करते हैं हम समझाने की। देखिए, जब आदमी ना और आदमी में मतलब आदमी में औरत भी मैं इंक्लूड करके जब बता रहा हूँ ये बात, कि जब कभी एक आग लगा के जंगल में बैठता होगा और चारों लोग होते होंगे शाम को, नहीं पहले जब एक आग लगा के बैठते होंगे, जब कुछ नहीं था दुनिया में, इंटरनेट जैसी चीज़ नहीं आई थी, कुछ भी नहीं हुआ था ना सही से, जब रहना शुरू हुआ था तो रोज़ शाम को लोग बैठते थे। गाँव में अक्सर हम लोग जब पुराने समय में थोड़ा सा जाएंगे तो शाम को चौपाल में जैसे बैठते हैं और वहाँ पे क्या बात होती है कि आज दिन भर में क्या हुआ, अरे आज फलाने ने ये कह दिया, आज ये हो गया। जब वो बता रहे होते हैं तो जब एक आदमी बताता है कि आज हम गए कचहरी में, हमारे साथ ये हुआ, तो जब सामने वाले को कचहरी में जाना होता है तो उसे एक कचहरी की एक दुनिया, एक उसके दिमाग में एक फ़ोटो होती है कि अच्छा ये ऐसे होता है, बंदूक का लाइसेंस ऐसे मिलता है, अच्छा ये होता है, ये कागज़ होता है, ऐसे लाइसेंस बनता है। वो जो भी कहानी बता रहा है, अपने बेटी की शादी का बता रहा है कि ये बेटे की शादी का बता रहा है, बेटे की नौकरी का, कुछ एक बात बता रहा है, सामने वाला कुछ बताता है, अच्छा हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, हमारे एक फलाने थे उनके साथ ऐसा हुआ। तो जब हम दूसरों की सुनते हैं वो बात या जो कहानी, तो हम अपने जीवन का होने का हमें पता चलता है कि मतलब क्या है। हम बच्चा जब पैदा होता है उसको लगता है वो भगवाया होता है ना, 6-8 महीने तक तो हवा नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ये इस दुनिया का मतलब क्या है, ये केवल हम अपने थ्रू नहीं जानते, हम लोगों की कहानियों से जानते हैं। तो हम इस दुनिया का जो मतलब बनाते हैं ना कि जैसे मेरे लिए ये सही है, गलत है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, ये कहानियाँ जिन कहानियों से हम गुजरे होते हैं, और कहानियों का मतलब लोगों से गुजरे होते हैं, सिचुएशन से गुजरे होते हैं। और कहानियों की अच्छी बात यह है कि हर चीज़ आपको अनुभव करने की ज़रूरत नहीं है ना। आपके किसी दोस्त के साथ अच्छा या बुरा हुआ तो वो आपका भी अपना अनुभव हो जाता है। आपको भी पता चल जाता है ना कि हम पहली बार लंदन जाएंगे तो उतरेंगे तो क्या होगा, हम पूछते हैं ना अरे क्या होता है। कितना भी आप देख लीजिए, कितना भी आप जाइए, पहली बार आदमी जब बॉम्बे जाता है कहता है अच्छा कहाँ से उतरता है, तो समझ ही नहीं आता ना कि वहाँ पे कौन टैक्सी वाला कहाँ है, बोरीवली जाना है कि अंधेरी जाना है कि क्या करना है। तो कोई गया होता है आपका दोस्त, तो पूछता है वहाँ से निकलना, बाईं तरफ जाना, तो वहाँ पे ऐसे होगा। तो हम अपने जीने का मतलब जो है, अपने होने का मतलब कहानियों से, लोगों की बातों से निकालते हैं। तो कहानियाँ इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम अपने होने की वजह जान पाएँ, हम क्यों हैं यहाँ पे। जो सबसे बड़ा सवाल है इस धरती पे ना, कि हम यहाँ इस धरती पे ये जो खेल चल रहा है ही क्यों, है ना। ये सबसे बड़ी कहानी है। ये सबसे, और इस कहानी का जवाब ही तो हम ढूंढ रहे हैं सारे लोग। हम लोग यही तो ढूंढते हैं ना कि हम लोग यहाँ आए ही क्यों हैं। जैसे हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हमारा पर्पज़ है क्या, हम क्यों करना चाहते हैं। जैसे कोई लिखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, खेलना चाहता है, क्रिकेटर होना चाहता है, तो जैसे क्रिकेटर होना चाहता है तो आप मोहल्ले, जिस मोहल्ले में आप पैदा हुए हैं, जिस कॉलोनी में, तो 2-3 तरीके के लोग होंगे ना। एक बोलेंगे अरे यार क्या दुबे जी, क्या है क्रिकेटर बनेगा, क्या है, आज तक कोई दुबे आया है क्रिकेट में, 2024 में पहली बार दुबे आया है कोई क्रिकेट टीम में, वो ऐसे भी कोई डरा सकता है। फिर दूसरा कोई बोलेगा अरे नहीं आप करो वैसा। फिर कोई तीसरा बोलेगा अरे जब रांची से धोनी हो सकता है तो ये भी लड़का हो सकता है ना, बलिया का भी ये लड़का हो सकता है, ये कैप्टन बन सकता है। तो ये कहानियों से हम अपने होने के मतलब निकाल पाते हैं। इसलिए कहानी, हम जो हो सकते हैं या जो हम नहीं हो सकते हैं, उन दोनों के लिए ज़रूरी है कि हम कहानियाँ सुनाएं या कहानियाँ जानें, इसलिए बहुत ज़रूरी है। आपको पहली बार कब लगा कि मुझे कहानियाँ कहनी चाहिए, या जो कहानियाँ मैंने जी हैं या जो मैंने अपने आसपास देखी हैं, उनको कहने का सबसे बड़ी आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, और क्या वजह रही कि आप इस राइटिंग में आए? तो मेरी वजह ना बड़ी, जब मैं जिस दौर में मैंने इंजीनियरिंग की, उस दौर में वो भेड़चाल होना शुरू हुई थी ना कि, हाँ। कि जैसे किसी से भी पूछो रैंडम कि अरे क्या है, अरे तो जैसे हम लोग, एक समय था ना लेट 90s से जो शुरू हुआ था और 2010-11 तक की, जैसे कोई तीसरा मिलता ही नहीं था। बीएससी भी लगता था बहुत बड़ी चीज़ है, लोग नहीं कर रहे हैं, लगता था बीटेक की जैसे है ना, जैसे 12th कैसे करना पड़ता है उसके बाद कॉलेज जाता है, तो ऐसा इंजीनियरिंग था करते। तो हम 2-3 लोग थे कॉलेज में जब हम पहुँचे, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की में, प्राइवेट कॉलेज था हम लोग का। तो वहाँ पे एक मेरे दोस्त थे मुक्तेश मिश्रा, हम लोग थे। तो हम लोग थोड़ा बहुत ना किताब पहले से, एक समय में घर में थोड़ा माहौल था तो पढ़ते थे। तो हम लोग 2-2 साल कोचिंग करके पहुँचे थे। लोग तो प्राइवेट कॉलेज में 1 साल की कोचिंग में पहुँच जाते ना, हम लोग प्राइवेट कॉलेज की कोचिंग के लिए हम लोग को 2 साल लग गया, 11,000 रैंक लाने के लिए उसमें भी। तो हम लोग पहुँच गए उस कॉलेज में। तो जब वहाँ पहुँचे तो हम लोग को ना पहले दिन से ही लगता था कि इस कॉलेज में तो प्लेसमेंट होता नहीं है उस समय, अब तो होता है वहाँ, उस समय नहीं होता था। तो हम लोग को ये भी था कि हम लोग का तो प्लेसमेंट होगा नहीं, तो हम लोग, ये परेशानी अलग रहती थी। और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की में पढ़ने का एक जो सबसे बड़ा नुकसान था वो ये था कि वहीं 9 किलोमीटर पे आईआईटी रुड़की या रुड़की यूनिवर्सिटी थी। तो
जब हम लोग लखनऊ से ट्रेन में बैठते थे और कोई नहीं अंकल पूछ लेते बेटा क्या करते हो, तो हम लोग बताते इंजीनियरिंग करें, कहते अच्छा अच्छा IIT से रुड़ गए। तो हम लोग जैसे आधे टाइम हम लोग बताते थे कि नहीं, और कई बार अगर सामने वाले को देख के ही हमें लग रहा है कि हम लोग IIT में पढ़ रहे हैं तो हम लोग मना भी नहीं करते थे। लेकिन एक बेचैनी थी कि यहाँ पे हम आ गए हैं, आगे कुछ नहीं दिख रहा है ना, आगे कुछ नहीं दिख रहा है। तो करते करते 2 साल जब बीते ना, तो हम लोग के कॉलेज में प्ले होता नहीं था, एक इवेंट होता था जायन नाम का, अगर मैं गलत, मुझे स्पेलिंग नहीं याद है तो उसकी, तो होता था कल्चरल इवेंट एक। तो उसमें ये हुआ, मुक्तेश ने कहा मैंने स्कूल में ना कुछ ड्रामा वामा किया है, तो उस बार कुछ करते हैं हम लोग। तो ये हुआ कि क्या करें, क्योंकि हम लोग को तो पता ही नहीं है ना कि प्ले होता कैसे है, हम लोग को कोई आज तक देखे नहीं हम लोग थिएटर होते, वो कभी स्कूल में कुछ किया था, स्टेज पे चढ़ा होगा। तो हम लोग एक उस समय चूँकि किताब पढ़ता, तो एक ज्ञान चतुर्वेदी जी की एक किताब थी दंगे में मुर्गा। तो दंगे में मुर्गा किताब खरीदी हमने। हम लोग को पता नहीं है कि प्ले लिखने से पहले किसी की राइट्स लेना होता है। तो दंगे में मुर्गा में एक कहानी थी प्रगति पे उतारू भारत। उस प्रगति पे उतारू भारत में हम लोगों ने कहा उसी कहानी को लिया, और वहाँ पे एक आदमी अपने कंधे पे हिंदुस्तान लेके जा रहा है, और उसको पुलिस वाला मिलता है, नेता मिलते हैं, हर कोई उस हिंदुस्तान को लूटना चाहता है। ये उस निबंध की समरी थी। तो हम लोगों ने सेम को अपने कॉलेज में अप्लाई किया, अपने उस कॉन्टेक्स्ट में, आप लोकल कर देते हो ना कॉन्टेक्स्ट, और हम लोगों ने उसी में एक तो कुछ लिखा। तो आप ये सोचो कि हम 2 लड़के जो थे उस गैंग में, हम 6-7 लोग थे, पिंटा बाबू, शशि बाबू, अंकुर, हम सारे लोग फेलियर थे। हम लोग को ना किसी को दुनिया में हमसे कोई उम्मीद नहीं थी। 2-2 साल कोचिंग करके पहुँचे हैं हम लोग, एक तो है ना, तो कोई उम्मीद नहीं है ना हमारे घर वालों को है, किसी को नहीं है। और 2 साल जब बीत गए इंजीनियरिंग के, तो हमें और समझ में आने लगा कि हम लोग का कुछ नहीं होने वाला इस जीवन में। तो लेकिन जब प्ले हम लोग करने के लिए गए, स्किट जैसा था, मतलब 20 मिनट टाइप का था, तो जब हम प्ले करने के लिए गए ना, तो हम लोग ने पहले वो ऑडिशन जो दिया कि क्या कहने वाले हैं, तो हम लोग ने जो लिखा, हम लोग रोज़ प्रैक्टिस करते थे। हम लोग को ये लगता था कि अब हम लोग ना अमिताभ बच्चन ही हो जाएंगे वहाँ पे, जब हम लोग कुछ कर रहे हैं कि बच्चन साहब ने अपने स्कूल कॉलेज में किया था। हम लोग जब स्टेज पे पहुँचे ना, तो आप सोचो वो 6 फेलियर लोग थे, उस जीवन में उनका कुछ नहीं होना है। वहाँ 600-700 लोग थे ऑडिटोरियम में, इसलिए नहीं थे हम लोग का प्ले देखने आए थे, क्योंकि वो कल्चरल इवेंट था, सबको ज़बरदस्ती बैठना था, है ना। तो वो बैठा, और उनको भी लगा रहे यार अभी तो अच्छा डांस वांस चल रहा था, कुछ गाना वाना गा रहे थे, गिटार, कहाँ से लड़के आ गए। वहाँ पे हम लोगों ने जब कहानी स्टेज पे की पहली बार, और जो पहली उसमें ताली बजी, पहला मुझे एग्जैक्ट वो मोमेंट याद है। और अभी मैं जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ तो मुझे वही प्रगति पे उतारू भारत वाला ही मोमेंट याद आता, जो पहली स्किट थी। तो जब वो पहली ताली बजी, जो 15-20 मिनट करके हम लोग सब ऐसे जब हाथ जोड़ के खड़े थे, तो उस मिनट जो 6 लोग झुके थे ना, वो फेलियर थे। लेकिन जब वो 6 लोग उठे ना, तो हम लोगों को ये नहीं पता था कि हम लोग कहानी से या इसमें कुछ कर पाएंगे या नहीं, लेकिन कुछ बदल गया उस मोमेंट हम लोगों के लिए। लगा कि यार ये ना, इसमें कुछ गुंजाइश है ये, क्योंकि आप सोचो कि इतने हम लोगों के लिए ताली बजी ही नहीं थी उससे पहले कभी जीवन में, है ना। कभी बचपन में 2nd-3rd क्लास में रेस वेस जीते होंगे, कभी कुछ किए होंगे, ताली बजी ही पहली बार उस मोमेंट पे। तो वो पहला जो मुझे जितना है कि तब हमें लगा कि गुंजाइश है यहाँ पे, कुछ है, कहानियों में कुछ ताकत है, कि ये तो हमने किया था, अपना करेंगे तो क्या करेंगे। फिर हम लोगों ने 4 प्ले किए अगले 2 साल में। तो भले उसमें से कंटिन्यू केवल हम 2 लोग राइटिंग कर पाए इवेंचुअली, लेकिन वो पहला तो होता ना कि आपने कोई कहानी कही, सामने वाले को वो कहानी पहुंची, उसको अच्छी लगी, उसने, और शाम तक कॉलेज में हम लोग को सब लोग जान रहा है कि अरे आप लोगों ने बहुत अच्छा किया था, अरे बहुत अच्छा था। क्योंकि उस समय हम लोग लिखते थे, तो जो लिखता है वो एक्टिंग भी करता है ना, जैसे जिसकी बॉल होती है और बैट होता है, वो बैटिंग पहले लेता ही है, अगर उसको नहीं बैटिंग दोगे तो वो नहीं होगा। तो हम लोग सारे लोग, हम 2 लोग लिखते थे और सब लोग स्टेज पे जाके एक्टिंग करते थे। तो ये था। तो लेकिन वो पहला कहानियों से, या कह लीजिए कि जो क्रिएटिव दुनिया है ना, उससे पहला वास्ता तब हुआ। और आई थिंक अभी भी वो मोमेंट सबसे स्पेशल रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग गलती से वो नहीं करते तो पता नहीं क्या दिशा होती, किसी और फॉर्म में होता। बिल्कुल सर, लगे हाथ ये दुविधा भी आप दूर कर ही दीजिए कि कहानियाँ कितनी सच्ची होती हैं और कितनी झूठी होती हैं, या फिर उसमें जो फिक्शन का जो एलिमेंट है या इल्यूजन का जो एलिमेंट है वो कितना रहता है, और सच्चाई का एलिमेंट कितना रहता है, और इन दोनों चीज़ों को आप बैलेंस कैसे करते हैं? तो इसका जो सही, मतलब जो, अगर काश के ऐसा होता कि अच्छा ये कहानी जब आप लिखने बैठे हैं, अच्छा वो 20% हो गया सच, अच्छा लाओ 80% झूठ लिख दें, अच्छा, तो ऐसा होता नहीं है। बल्कि इसमें ना उल्टा है, जितना आप सच एग्जैक्ट जैसी चीज़ जो घटना घटी है, अगर आप एग्जैक्ट वैसा लिखेंगे, है ना, कई बार आपको लगता है ना कि अरे हमारे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था ना यार, क्या मस्त कहानी बनेगी। कई बार ना यार भाई वहाँ गए, वहाँ पे ना एकदम से गए हम लोग बाइक से वहाँ पे, और वहाँ पे गए थे हम लोग घूमने 1 घंटे के उस पर, लेकिन तभी मूड बन गया भाई चलो मसूरी चलते हैं,
है ना। अरे यार क्या मस्त कहानी बनेगी ना भाई, 4 दोस्त निकले रात में अंडा खाने के लिए या समोसे खाने के लिए या चाट खाने के लिए, और वहाँ से मसूरी चले गए। आपको मसूरी गए, ठंडा लगा, वहाँ पे गए, आपके पास पैसे नहीं है, किसी ने कुछ किसी को बोला, किसी के भैया हैं वहाँ पे, वहाँ से आपने पैसे लिए, जब होटल में गए तो होटल में रेड पड़ गई तो आप लोगों को भी मारा गया। कुछ भी हो सकता है या सच्ची घटना हो सकती है। लेकिन ये जब आप कहानी लिखने जाएंगे ना तो इसको एग्जैक्ट वैसे ही उतार देंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मसूरी की जो ठंडी हवा आपको लगी है ना जाते समय, वो पाठक के मुंह पे नहीं लग रही है ना। आपके जो दोस्त हैं ना वो नहीं समझ पा रहा है पाठक उसको। तो हमेशा जो कहानियाँ हैं वो परसेंटेज, जैसे एग्जैक्ट अगर मैं वैसा लिख दूँ कि ये ऐसी घटना घटी, तो वो क्या होगा ना, अखबार हो जाएगा वो। रोज़ अखबार में खबर आती है, वो सच्ची घटना है ना, कोई झूठ थोड़ी ना वहाँ पे। लगभग एक बस गिरी, 3 लोग मरे, एक खाई में कुछ हुआ, एक बैंक में डकैती हुई, एक कोई वहाँ पे झूठ नकली पुलिस वाला बन के उसने किसी को लूट लिया, किसी ने, बैंक वाले ने इंश्योरेंस का क्लेम, ये सब सच है। लेकिन ये सब सच हम लोग अखबार से पढ़ते हैं, हमें बहुत बोरिंग बात है ना, हम लोग जानकारी के लिए करते हैं। तो एग्जैक्ट अगर हम जिस दिन सच लिखेंगे तो वो नहीं बनेगा। इनफैक्ट जितना परसेंटेज तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट चीज़ जैसी घटना घटी थी वैसा लिख रहे हैं तो ख़राब कहानी बनेगी मेरे हिसाब से। एग्जैक्ट लिखने से बनेगा, लेकिन आप उसमें क्या डालें कि वो कहानी बन जाए, वो बहुत करते करते आता है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई कैरेक्टर है जो असली है, लेकिन वो सिचुएशन आपने नहीं कर दी। कई बार आपको लगता है कि यार ये सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे आप मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आप जा रहे हैं ट्रेन में, और ट्रेन में जब स्लीपर में आप कभी जाइए तो यहाँ राइट साइड में जो साइड लोअर अपर है, वहाँ पे कभी 12 घंटे पहले किसी की शादी हुई है और न्यूली वेड कपल है जो हनीमून के लिए जा रहा है, ठीक है। सामने एक SBI के रिटायर्ड अंकल जी हैं जिनका जीवन पर से वैसे ही विश्वास उठ चुका है ना। उनका लड़का पता नहीं जो भी कर रहा है, आपको उनको देखा क्या करते हो बेटा, अरे बेटा तुम ये कर लो, ये कर लो। कई लोगों को पता रहता है ना कि ये करोगे ये करोगे ये करोगे, फिर क्या, फिर तो मौज ही मौज है ना, वैसे टाइप है। इधर एक लड़का बैठा है और ऊपर एक कोई साइड अप उसमें इस वाली सीट में कोई एक लड़की बैठी है जो आप सोच रहे हैं कि अरे यार बड़ा सही दिख रही है, कुछ अगर बात हो जाती ना इनसे तो बड़ा सही रहता। आप ये सब कर ही रहे हैं सर, आसपास ले रहे हैं माहौल की, एकदम से आपकी नज़र जाती है न्यूली वेड जो वहाँ पे दुल्हन है, हाँ कपल है, तो आपकी नज़र दुल्हन पे जाती है और आप देखते हैं एकदम से कि दूल्हा है वो आपकी तरफ देख रहा है ना। तो अब आपकी, और जब आप दूल्हे को देखते हुए देखते हैं तो फिर आप इधर घुमाते हैं, लेकिन अब पूरे रास्ते दूल्हा आप ही को देख रहा है। और ऊपर वाली लड़कियां जो पानी के लिए उतर रही हैं तो आप सोच रहे हैं ऐसी क्या बात कर लें, कोई अखबार है कोई किताब वो देख रही हैं तो पूछ लें, कुछ कर लें आप वो जो। तो ये भले एग्जैक्ट घटना ऐसे घटी हो नहीं घटी हो, लेकिन जब आप इसको कहानी में ढालेंगे, है ना, ये ना भी हुआ हो, मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ एग्जैक्टली ऐसा ना हुआ हो, लेकिन जब आप इस सिचुएशन को लेंगे ना तो आपको एक मज़ेदार कोई किस्सा आप बना पाएंगे इससे, है ना। इतने में टीटी आता है और टीटी आके एकदम से बोले, वो जो ऊपर बैठी हुई हैं, कह रहे नहीं मैडम ये तो सीट नहीं है, आप कैसे गलत बैठ गए, आप कहते अरे वो भैया ने बोला कि नहीं कुछ नहीं। तो एकदम से आप उनको बोलता है कि नहीं आप निकल जाइए यहाँ से, और वो जब जा रही हैं तो आप उनको बोलें कि अरे आप रहने दीजिए, आप मेरी वाली सीट पर बैठिए, मैं उधर चले जाऊँगा। तो एक वो मोमेंट होगा कि अरे नहीं हम 2 लोग बैठ के चले जाएंगे, फिर आपकी बात होने लगी, कुछ भी हो सकता है ना। तो लेकिन एक सिचुएशन आप हाइपोथेटिकल ये इमेजिन आपने कि आप सबको वो ट्रेन दिख रही होगी ना अभी कि क्या हुआ होगा, और हम जैसे मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि एक बार बैंगलोर जब 40-40 घंटे वाली ट्रेन चलती थी, इंजीनियरिंग के बाद नौकरी लगी नहीं थी, तो लगा कि वहीं नौकरी लग जाएगी चाहे कुछ हो जाएगा, तो चले गए थोड़ा। तो वहाँ पे अब मेरा नाम चूंकि दिव्य प्रकाश है तो बहुत बार टिकट मेरे दोस्त ने कराया था, उसने दिव्या नाम लिख दिया था वहाँ पे। तो वहाँ अपना ही नाम देख के हम लोग खुश हैं कि कोई दिव्या नाम की लड़की आने वाली है। क्योंकि आपने तो टिकट कराया नहीं, हमारे सामने 2 लड़के बैठे थे तो वो भी हमसे बाद में पूछ रहे हैं, दोस्ती हो गई रास्ते में। ये सबसे बड़ा इल्यूजन। उससे दोस्ती कहते अरे वो यहाँ पे तो दिव्या आने वाली थी, मैं भी सोच रहा हूँ यार कौन दिव्या आई नहीं, फिर बाद में लगा मेरा ही नाम है ना दिव्या, क्योंकि वो तो दोस्त ने टिकट कराया तो मुझे पता नहीं। अब वो सिचुएशन, अब ये एग्जैक्ट आप बताओगे तो नहीं हो, लेकिन उसमें आप एलिमेंट डाल के अल्टीमेटली जो भी चीज़ अच्छी कहानी की बस एक ही परिभाषा है, जो भी कहानी इंगेज करे पढ़ने वाले को, एक या तो कोई नई बात पता चले या उसे मज़ा आए, और मज़े में कोई बात अच्छी आप कह गए जो छू गई उसको, जो उसके साथ रह गई, तो आप मोर देन सफल हैं। लेकिन अगर कोई आपने पढ़ा आपको अच्छा लगा, जैसे नहीं गर्मी में कोई आया और ठंडा पानी पी ले, उतना भी अच्छा लगना बहुत अच्छा लगना है, वरना 1 गिलास पानी में क्या है। लेकिन वो जो लू है बाहर की वो माहौल तैयार करती है कि वो 1 गिलास पानी भी जो है वो अच्छा लगने लगे। आप घर में बैठे आपको नहीं उतना अच्छा लगेगा, लेकिन आप प्यासे आएंगे तो वही पानी, वही सेम पानी है ना, पानी थोड़ी ना बदला, आपका कॉन्टेक्स्ट बदल गया। तो कहानी में यही है कि आप परसेंटेज तो अभी भी मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप एक सिचुएशन नई सोच के उसमें खेलते रहें तो आपको नई कहानी मिलती रहेगी, और बहुत बड़ा पार्ट इमेजिनेशन का उसमें है। ये भी हो सकता है कोई दूसरी दुनिया की कोई एक चीज़ आप इस दुनिया में डाल दें, ऐसा है।
उसी में पता चला, जो मैं ट्रेन वाली कहानी बता रहा हूँ उसी में एक्सटेंड करके बता, तो पता चला वो नीचे उतरी और वहाँ पे कोई एकदम से सामने है, आपको दिखा, और वही लड़की जो ऊपर थी बैठी उनके कोई रिश्तेदार हैं। कहते अरे बेटा तुम यहाँ कैसे? पता चला उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया कि अरे ये तो यहाँ पे। कहते अरे हम लोग तो ढूंढ रहे हैं, 12 घंटे से मिल नहीं रही है। कुछ भी हो सकता है ना, फिर आप बढ़ाते जाइए, वो होता जाएगा। ये वैसा भी हो सकता है कि कई सारी घटनाओं को हम एक जगह मिला के उसका बिल्कुल बिल्कुल एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कई बार। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपकी जो स्टोरीज हैं वो इमोशनली ड्रिवन ज़्यादा होती हैं, इमोशंस का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो रैशनैलिटी और इमोशन का जो इंटरप्ले है आप उसको कैसे कैटर करते हैं? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एक ना अमेरिका में बहुत बड़े साइंस फिक्शन के राइटर हुए, रे ब्रैडबरी नाम के। अब साइंस फिक्शन का राइटर है तो वो तो लॉजिकल बात करेगा, है ना, बड़ा राइटर। रे ब्रैडबरी की जो डेस्क थी जहाँ पे वो टाइपराइटर था उनका, तो उसमें ना एक सामने बहुत बड़ा मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था डोंट थिंक। अब ये मिस्ट्री है कि साइंस फिक्शन का राइटर है और वो लिख रहा है डोंट थिंक। भाई सोचना ही तो काम है ना, और लॉजिकल सोचना हम लोगों का काम है। उनसे जब पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने उसका बहुत सही जवाब बताया कि जब आप कहानी में होते हो, है ना, तो कभी भी कहानी में होते हो और आप बहुत लॉजिक लगाओगे तो वो कहानी नहीं सही बनेगी। कहानी का एक अपना इमोशन होता है। तो जब भी आपके पास चॉइस हो कि एक इमोशनल रास्ता लेना है या लॉजिकल रास्ता लेना है कहानी में, तो कहानी में हमें इमोशनल लेना चाहिए। क्योंकि आप ऐसे सोचो कि अगर जब वनवास मिलता है राम को, हम हमारी दादी नानियों ने हमें इतनी, ये हमारे जीन्स में मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी के कहानी जब है, और राम वहाँ पे कहते हैं कि नहीं नहीं पापा ये आपने दिया था वादा, दशरथ जी से कहते हैं कि नहीं पिताजी आपने ये जो वादा किया था ये तो बात पुरानी हो गई ना, ये कोई लॉजिकल बात थोड़ी ना है, मैं नहीं जाऊँगा। तो क्या हीरो या जो राम है उस जर्नी पे नहीं जाते तो रामायण मिलती हमें? या जैसे अर्जुन है, जब वो महाभारत में खड़ा है वहाँ पे और सामने उसके पास ऑप्शन है, एक तरफ भाई हैं कि मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं। लॉजिकल बात तो यही थी कि लड़ना चाहिए था, और वो लड़ा भी अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद, या जब भी जितने भी समय घटना घटी, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल समय है ना गीता वाला, कितना है किसी को पता नहीं है। तो वहाँ पे चॉइस थी, अगर वो कहता हाँ चलो सब लोग है, चलो चलो आओ, तुरंत शुरू हो जाते हैं आक्रमण, लेकिन वहाँ पे वो रुके, उन्होंने कहा नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इनको करूँ। अगर अर्जुन को वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हुआ होता तो हमें गीता नहीं मिलती ना। और पूरी महाभारत ही कई बार मुझे लगता है कि गीता के लिए ही रची गई थी। आप जो कर्म है ना, ये आपका काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। हाँ, तो आप अगर जैसे ही आप सोचोगे कि भाई मैं ये इसमें लॉजिक में जाऊं या नहीं जाऊं, भाई अर्जुन इमोशनल हुए तब हमें एक लॉजिकल बात मिली ना। अगर वो इमोशनल नहीं होते तो हमें लॉजिकल एक सबसे बड़ी जो किताब उस दुनिया की, जो अभी भी बहुत लोगों को अभी भी दिशा और लाइट दिखाती रहती है, तो वो नहीं मिलती ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सर कि अगर वो इमोशनल ना होते तो शायद हमें गीता ना मिलती, गीता का ज्ञान ना मिलता। सर अगर हम महाभारत की या रामायण की बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी पे और हमारे कल्चर पे या हमारी कहानियों पे सुनने सुनाने में उसका कितना असर है? हिंदुस्तान में तो आप, मुझे लगता है कि मैं तो अभी गुणवंत शाह एक गुजराती लेखक है, उनकी किताबें पढ़ा, उन्होंने बहुत लिखी हैं। आपने रिकमेंड भी की हाँ, उनकी किताब, और वो बहुत, अब उनके ट्रांसलेटेड कुछ किताबें हैं उपलब्ध। उनकी एक किताब में एक लाइन थी और उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान से रामायण और महाभारत निकाल दीजिए, फिर देखिए क्या बचता है। और कितनी सही बात। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसको किसी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में या किसी कॉन्टेक्स्ट में, एज अ स्टोरी आप देखिए। आप सोचिए, हम लोग सोचते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स क्या बनाया है, क्या है, सब कुछ आई एम श्योर बहुत अच्छा बना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि एक बहुत बड़ी दुनिया क्रिएट हुई है, बहुत है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है। लेकिन हमारी महाभारत में क्या वो, मतलब कितने कैरेक्टर की क्या बैक स्टोरी है, क्या आगे है, कितने दुनिया के सारे इमोशन है ना उसमें। जो महाभारत में है वही भारत और में है। हाँ, महाभारत में, जो भारत में, बड़ी सही आपने बात बोली। और दूसरी एक चीज़ आप ये देखो कि वो जो महाभारत में इतना मल्टी लेयर्ड, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और हमारे घर में, मतलब हम लोग के गांव में कोई चलते फिरते महाभारत की कहानी आपको बता देगा ना। हमारी नानी जो शायद न पढ़ पाए काफका को, बट आप महाभारत की कहानी आपको बता देंगी, है ना, और बहुत आसानी से बता देंगे, अरे उसका ये था ऐसे करके। 7-8 साल के बच्चे अगर घर में उनको सही से सुनाया जाए, वो बता देंगे कह रहे ये नहीं था वो था। अगर उनको सही से उनके दादाजी, पिताजी, माताजी ने वो कहानियाँ सुनाई हैं तो वो बता देंगे, वो महाभारत ऐसे बता देंगे। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तक पहुँचने में उनको शायद समय लगे, तो वो हम लोगों के शायद हमारे होने का हिस्सा है वो। हम चाहे बिलीव करें या ना करें। और बात ये है ही नहीं कि वो है कि नहीं है, बात ये है कि
वो एक ऐसा रोड मैप हम लोगों के लिए तैयार करके देती हैं एक तो वो इसलिए इतनी हमारे पीढ़ियों से ट्रांसफर होते हुए आई है कि वो अब शायद हमारे जेनेटिक्स का ही हिस्सा हो नहीं, गया। और कोई भी चीज़ ना, एक चीज़ मैं भी मानता हूँ, कोई भी चीज़ जो है जो 100 साल 150 साल कर गई क्रॉस, मैं कह रहा हूँ जैसे एक मैं कहीं पे किसी का पढ़ रहा था अभी कोट कि अगर कोई किताब 10 साल क्रॉस कर गई अपने टाइम में तो वो फिर अगले 100 साल क्रॉस करेगी। 10 साल भी अगर आप रेलिवेंट रह गया आपका लिखा हुआ शब्द तो फिर वो लंबा जाएगा। उसमें इसका मतलब कोई एक एलिमेंट है जहाँ पे एक दिन में खबर बासी हो जाती है। अब तो कितने छोटे छोटे ऐप वो आ गए हैं सब जहाँ पे एक खबर 2 घंटे में अब बासी होती है। पहले तो 24 घंटा लगता था ना, एक अखबार में खबर आती थी अगले दिन वो बासी होती थी अगले। इस चीज़ में मेरे को एक चीज़ याद आई है सर। मैं जब आपको पढ़ रहा था तो मेरे को एक चीज़ ध्यान आई कि जो फिल्में हैं उनको एक्सपोजर उपन्यासों की बजाय बहुत ज़्यादा मिलता है, उपन्यास या कहानियों की बजाय, लेकिन जो सेल्फ लाइफ एक उपन्यास की है वो फिल्मों की इतनी नहीं होती है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसको समझना भी थोड़ा ज़रूरी है कि जो लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा लंबा चलता है। नहीं, लेकिन इसको ना मैं इसमें एक चीज़ से मैं इसको ना अगर टोटलिटी में अगर आप देखिए जो मुझे लगता है कि इसको ऐसे ना कंपेयर, हम लोग क्या होता है कि कुछ एक एग्जाम्पल से इसको कंपेयर कर देते हैं, लेकिन कई बार क्या है ना कि चूंकि फिल्म मीडियम ही लगभग 100-110 साल पुराना अभी तक हुआ है पहली चीज़ जो है, तो हमें ये पता ही नहीं है कि 400 साल बाद, क्योंकि एक नेचुरल आर्काइव तो बनी रही है उस पूरे उसकी। क्योंकि अभी भी अगर आप कोई आज की डेट में फिल्म बनाना चाहता है या फिल्म लिखना चाहता है तो अभी भी वो जाता है बिली वाइल्डर के स्क्रीन प्ले पढ़ता है 1940 के ना, वो द अपार्टमेंट का स्क्रीन प्ले बिना पढ़े आप कैसे स्क्रीन राइटर बन जाएंगे। और उसमें, और वो तो कितनी पहले वो पिक्चर आई थी, है ना। तो वो जो भी आज की डेट में जो पैदा होना चाहता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 50 साल बाद भी कोई स्क्रीन राइटर बनना चाहेगा, वो बिली वाइल्डर के स्क्रीन प्ले पढ़े बिना नहीं बन सकता। मतलब मेरा अपना ऐसा मानना है। मैं कभी नैन्सी मेयर करके एक डायरेक्टर है, उन्होंने द इंटर्न एक पिक्चर आई थी, उसकी जो डायरेक्टर है उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब मैं नहीं लिख पाती तो मैं जब मेरे को नहीं आते हैं थॉट, तो मैं बिली वाइल्डर के जो फिल्म थी उसको देख के उसका स्क्रीन प्ले खुद लिखती हूँ, केवल नकल करती हैं उसकी। तो कहते हैं जब वो नकल करती हैं तो इतना मैजिक है उसमें कि फिर मेरा भी फ्लो आने लगता है। जैसे कई बार ना पुराने ज़माने में मेरे को एक किसी ने ट्रिक बताई थी कि जैसे मैं जैसे लिखने से पहले ना ये नहीं कि तुरंत बैठे और लिखने लगे, एक बल्कि कहीं पे कोट है मुझे जितना याद है कि एक लेखक से, वो लेखक का मैं नाम भूल गया गलती से, कोई बाहर के थे, कि उनसे पूछा गया कि अच्छा आप कैसे आप लिखते हैं करते हैं। कहते इसमें लिखने में क्या, मैं आता हूँ अपना स्टडी रूम में जाता हूँ, दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। तो कहते अच्छा फिर आप लिखना। कहते नहीं, मैं दरवाज़ा जब बंद करता हूँ तो बाहर की दुनिया बंद नहीं होती है, थोड़ी देर मैं वेट करता हूँ कि बाहर की दुनिया बंद हो जाए। कहते अच्छा फिर लिखते हैं। कहते नहीं, फिर मैं वेट करता हूँ कि वहाँ पे कि जो मेरे विचार जो आ रहे हैं उसको मैं बंद कर दूँ। कहते अच्छा फिर, अच्छा आप तब लिख। कहते नहीं, फिर मैं वेट करता हूँ कि थोड़ी देर बाद मैं भी वहाँ से हट जाऊँ तब मैं लिखता हूँ। अब सोचो तो ये बड़ी इलॉजिकल बात है, लेकिन आप जब लिख रहे हो तो एक अलग जोन, एक अलग ट्रांस में आप वहाँ पे अपना बायस भी ना आने दें। तो ये बात वो कह रहे हैं कि आप उस नेचुरल फ्लो में जहाँ पे जिस दुनिया में खड़े हैं वो कर दें। सर जो हमारे ओरल ट्रेडिशन जो है कहानियाँ कहने का, हम सुनने के माध्यम से ही, मतलब कहानियाँ सुनने की परंपरा भारतीय ट्रेडिशन में हमेशा से रही है। चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, वेद हो, पुराण हो, या फिर वो दादी नानी की कहानियाँ हो, वो सारी श्रुति के माध्यम से ही हम तक पहुँची हैं। लेकिन अभी जिस तरीके का फॉर्मेट आ गया है, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं, कहानियाँ सुनने का जो प्रथा है वो थोड़ा सा कम हो गई है। एंड अब ऐसे टाइम पे आप स्टोरी टेलिंग लेके आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप कितना बांध पाएंगे और कितना सक्सेसफुल हो पाएंगे इस चीज़ में? तो पहले तो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से सोचा है, तभी तो मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँगा। नहीं, इसको ना मैं ऐसे समझो आपकी ना क्या होता है कि जो कहानियाँ हैं वो हमारी प्राइमरी नीड है कि हम हैं कौन उसके लिए। तो वो नीड कैसे कैसे पूरी हो रही है। पहले एक समय पर जब टीवी नहीं था तो टीवी कोई कैसे देखता। जब टीवी आया जब टीवी आया ना तो लोगों को लगा कि भाई अब तो कोई हॉल में पिक्चर देखने जाएगा ही नहीं, है ना। तब तो लोगों को लगता था अरे अब थिएटर में कौन आएगा यहाँ पे आके। थिएटर जब आप कोई करता है तो लगता है अरे ये तो एक ही बार में सारा समा बंधा ना। फिर अगली बार जब थिएटर में और फिल्म में एक बहुत बेसिक फ़र्क है ना कि थिएटर में 2 लोग चाहिए मिनिमम, एक आदमी जो थिएटर पे परफॉर्म करने वाला है और एक देखने वाला है। जब तक वो देखने वाला नहीं है तब तक वो थिएटर नहीं है, ठीक है। फिल्म में क्या आप हॉल में चला दीजिए, फिल्म अगर एक बार में 1 घंटा 35 मिनट चली है, चौथी बार चलाइए 1 घंटा 35 मिनट चलेगी, फिक्स है ना वो। लेकिन थिएटर में सेम परफॉर्मेंस
5 बजे के शो और 7 बजे के शो में वो 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाएगा। किसी में आप ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे, किसी में कम करेंगे। तो जब आता है कोई भी मीडियम या इसमें, तो मैंने एक चीज़ देखी, अगर आप देखें दुनिया में जो हो रहा है, हम लोगों में से जब व्हाट्सएप पे और रील्स पे इन दोनों चीज़ों को अगर जोड़ दिया जाए तो हर आदमी ऑन एन एवरेज, मुझे एग्जैक्ट रिसर्च तो नहीं है लेकिन मुझे नहीं लगता कोई 3 घंटे से कम बिता रहा होगा रोज़। 2 से 3 घंटा वहाँ पे आपका जा रहा है। तो जब आप स्क्रीन टाइम बहुत जा रहा है, फिर अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो वो एक स्क्रीन टाइम है, फिर आप टैब पे करते हैं तो वो एक स्क्रीन टाइम है, आपकी मजबूरी है 6-7 घंटे। फिर आप शाम को लौट के आते हैं तो लगता है देखें चाहे दुनिया में क्या रहा हो, तो समाचार देखते हैं, चाहे कोई सीरीज़ का एक एपिसोड देखते हैं, वो स्क्रीन टाइम है। इस सारे तामझाम में हमारी आंखों पे ना एक बहुत दबाव है उस पर, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो ऑडियो पिछले 4-5 साल में, चूँकि हर चीज़ जो हिंदुस्तान में होती है वो 10-15 साल पहले वेस्ट में होना शुरू हो चुकी होती है, उसका आफ्टर इफेक्ट एक होता है। तो वहाँ पे आप देखोगे तो ऑडियो एकदम से राइज़ कर रहा है कि लोग आँख, अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑडियो शोज ऐसे बन रहे हैं कि आँख बंद करके आप रात में सोते हुए उनको सुने। बेड टाइम स्टोरीज एकदम से राइज़ कर रही हैं, बच्चों की सुनने वाली कहानियाँ राइज़ कर रही हैं, क्योंकि अब पेरेंट्स उस तरीके से इतने थके हुए लौटते हैं या दोनों लोग वर्किंग हैं तो बच्चों को वो नहीं दे पाते, तो अपना ऐप पे उन्होंने चला दी कहानियाँ और वो चल रहा है उसमें। तो वो क्या है ना कि एक फिर से वो समय, हमेशा ना हर मीडियम जो नया आता है, जैसे टीवी आने से फिल्म थिएटर बंद नहीं हो गया, मल्टीप्लेक्स आने से सिंगल थिएटर बंद नहीं हो गया, ओटीटी आने से भी थिएटर बंद नहीं हो गया, वो सब को एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ऑडियो में भी उसी फॉर्म में कहानियाँ एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि एक बहुत फटीग में हम जी रहे हैं अब लोग ना। मैं देख रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि अगले 5-7 साल में लोग, आप ऐसे रिजॉर्ट में जाएंगे जहाँ पे आपके मोबाइल रखवा लिया जाएगा, आप खुद मोबाइल से दूर होने का पैसा देंगे मोबाइल से ज़्यादा। अभी शुरू हो गया होगा। साइकोलॉजी की फील्ड में तो ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई है कि मोबाइल डी एडिक्शन सेंटर खुलने लगे हैं। खुलेंगे, और क्योंकि आप जब खुलेंगे तो आप फील करने के लिए अब कितनी देर बात करेंगे, तो कुछ तो आपको चाहिए ना, तो या तो आप पढ़ेंगे या आप सुनेंगे। मुझे तो ऑडियो में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए लगती है कि ये ऐसा मीडियम है, बहुत सारे ऐसे आजकल के बच्चे हैं जो 15 साल के, जो हिंदी वैसे नहीं पढ़ पाते, जैसे हम लोग हिंदी में यूनिकोड में पढ़ लेते हैं, वो रोमन में पढ़ते हैं हिंदी, या जैसे भी है। सर ये तो मेरी टीम के साथ प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये स्क्रिप्ट लिखी है इन्होंने, ये देख लो एसएमएस लैंग्वेज। लेकिन मालूम है, जैसे ये जो मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी लगती है ना, कि मैं इस बात से नहीं घबराता कि वो रोमन में है, तो वो हिंदी ही ना, पहली चीज़। दूसरे, जब कोई कहानी ऐसा सुनेगा ना, तो उसमें से कुछ लोग डिस्कवर करेंगे, यार इस लड़के को मैंने इस फॉर्म में सुना है, अब मैं ज़रा पढ़ के देखता हूँ। तो इसीलिए जो मेरी बोलने वाली कहानियाँ हैं, सुनाने वाली कहानियाँ हैं, वो मेरी किताब की कहानियों से अलग है, क्योंकि वो उस मीडियम के लिए परफेक्ट है जो किताब में मैंने उस हिसाब से लिखी है। इसीलिए जो ऑडियो शो बनाता हूँ तो वो अलग बनाता हूँ मैं, क्योंकि वो उसके लिए कस्टमाइज है। भले वो ट्रांसलेट हो सकते हैं, कल को उस पर पिक्चर शायद बन जाए तो हो सकता है कोई वो देखे, लेकिन आप एक फॉर्म में, एक ओरिजिनल फॉर्म है, और हर फॉर्म एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। जैसे मुझे, जब मैंने ऑडियो के शोज़ किए तो बहुत सारे ऐसे पाठक मिले जिन्होंने पहली बार मुझे सुना और फिर किताब डिस्कवर की, और कई ऐसे भी थे लोग जिन्होंने मेरी कहानियाँ, जो किताबें पढ़ते थे, उनको लगा अच्छा एक नया मीडियम है, लाओ देखते हैं, और वहाँ पे मैं सेम कहानी तो सुना नहीं रहा था, तो वो भी मिले। तो वो मैं इसको ना बहुत बड़ी, अब कम से कम ऑडियो को बहुत बड़ी, और जितनी ऐप्स आ गई हैं अभी, मोस्टली बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ ऑडियो में काम कर रहे हैं, भले उसमें पैसे अभी उतने ज़्यादा ना हो जो नई नई ऐप्स में हो, लेकिन इवेंचुअली वो मीडियम जब और मैच्योर होगा तो इतना पैसा होगा कि आपको नौकरी ना करनी पड़े, इतना पैसा ये सब मीडियम मिलके दे, सिर्फ ऑडियो के फॉर्मेट, सिर्फ ऑडियो के फॉर्मेट में। आपने ऐसे हैं लोग, मतलब मेरी राइटर्स रूम में एक जूहू चौपाटी नाम की किताब आई थी, साधना जैन है, तो वो ऑडियो में कुछ दिन पहले तक जब कर रही थी, तो वो बहुत ही हैंडसम पैसा वो केवल घर पे ऑडियो के लिए लिख के बना रही थी, और वहाँ के उनके शोज़ भी बहुत हिट थे। तो और वो आप देखिए, वो तो कभी नौकरी करने बाहर निकली नहीं, वो उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को उस मीडियम के हिसाब से मेहनत करके तैयार किया, तो वो उनका मामला सही है। आपको, आप देखिए ना, इससे अच्छी बात क्या होगी कि आप सुबह उठें और आप अपने मन का काम कर रहे हैं और आपको 10 बजे का ट्रैफिक भी नहीं झेलना है। ये कितनी बड़ी लग्जरी है ना, अगर आपको वो काम पसंद है। मैं, हो सकता है आप ऑफिस जाते हो वो भी काम आपको पसंद हो सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको अपना काम बहुत पसंद है। हर कोई, जैसे मैं भी जब करता था तो मैं मन से ही करता था जब काम, लेकिन ये कितनी बड़ी लग्जरी है कि आप घर में बैठ के एक हाइपोथेटिकल दुनिया की कहानी क्रिएट कर रहे हैं और लोग उससे जुड़ रहे हैं। ये कितनी बड़ी पावर है, आप ये सोचो नहीं, कहाँ था आज से 15 साल पहले वो ये करते तो वो उतने लोगों तक भी नहीं पहुँच सकते थे और उतना पैसा भी नहीं कमा सकते थे। हिंदी की जो ट्रेडिशनल मैगजीन्स हैं वो इतना पैसा नहीं देती कहानियों का जितना ये सब प्लेटफॉर्म देते हैं। आपको अंदर है तो उस झस है तो आप वो करिए, आपको कोई पॉइंट थोड़ी ना प्रूव करना है, आपको एक ईमानदार कहानी कहनी है जो लोगों को छू जाए, जो भी बात है।
बस यही। सर आपने ऑडियो बुक्स भी तकरीबन 7 से 8 ऑडियो बुक्स की हैं, ऑडियो शोज ऑडियो शोज की हैं। तो एक तो जो ऑडियो शोज हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट है, फिर आप एक अभी जो स्टोरीबाजी कर रहे हैं वो लाइव फॉर्मेट है, एंड फिर एक रिटन फॉर्मेट है। ये तीनों फॉर्मेट किस तरीके से सिमिलर हैं और किस तरीके से डिफरेंट हैं? क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं उनमें? और तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम आप किसको मानते हैं? तो ये जैसे जब भी चूज़ करना होता है ना कि मैं दही बड़ा खाऊं कि छोले भटूरे खाऊं, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं बस उसको ये सवाल बहुत सही है। आप किस लिए पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब हम किताबें पढ़ते हैं वो बहुत एक्टिव मीडियम है, एंड जब हम ऑडियो बुक सुनते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसिव मीडियम। करेक्ट। तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस हैं, और क्या चीज़, अगर मतलब वो तो सबकी चॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं, बट आप क्या प्रेफर करोगे? तो मैं इसमें जो आपने सवाल जो पूछा है वो बहुत मौजूद है इस सेंस में कि जैसे आप देखिए, जब सुबह उठते हैं ना हम लोग सो के उठते हैं, तो सुबह हम ना झाएं झाएं वाले गाने नहीं चलाते, सुबह भजन चलते हैं, या जो भी आप एक सॉफ्ट चीज़ से शुरू करते हो। हर व्यक्ति का सुबह से लेकर शाम तक का एक मूड बोर्ड होता है, हर 2 घंटे में बदलता है। क्योंकि जब वो ऑफिस पहुंचता है और वहाँ पे जाते ही उसका बॉस बोलता है भाई मैं फ्राइडे को देखे गया था, अभी तक हुआ क्यों नहीं? तो आप बोलते हो कि सर आज हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा, EOD हो जाएगा, है ना। तो आप जब वो सब करके लौटते हो तो आपका एक मूड अलग होता है, और जब मूड अलग होता है तो शाम को आप उसी में गए, बीच में एक सिगरेट ब्रेक या चाय सुट्टा ब्रेक आपने लिया और गए, तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे रील पे ही उंगली ऐसे चलाए जा रहे हो, है ना, उसमें 15-20 मिनट निकल गए कर गए। लेकिन जब आप वहाँ पे ऑफिस लेके किताब तो नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि किताब इस मामले में बहुत, आपने बहुत सही बात बोली कि वो आपसे ना मेहनत मांगती है ना। किताब देखिए, एक हमारे कॉलेज में जब मैं था इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो एक टीचर थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने ना गॉडफादर जो किताब पढ़ी थी, और गॉडफादर चूँकि उनके पेपर से, जो उनका MSc या MTech जो भी कर रहे थे, उसके पेपर से 2 दिन पहले गॉडफादर किताब आई थी, तो उनको मिली किताब, और वो उस समय तो शायद 40 रुपये 50 रुपये में उन्होंने, जिस समय की बात थी, खरीदी, और वो पढ़ने में घुसे, और ऐसा घुसे कि 1.5 दिन वही पढ़ते रह गए। ठीक है, वो पेपर में फेल हो गए। ठीक है, फिर पिक्चर आई गॉडफादर की, उसके बाद किताब पहले आई थी, फिर पिक्चर आई, तो उन्होंने वो जब पिक्चर आई तो पिक्चर नहीं देखी। पिक्चर भी बहुत रेयर इवेंट है कि किसी किताब पे बहुत ही अच्छी पिक्चर बनी हो, तो उन्होंने पिक्चर नहीं देखी। तो मैंने पूछा कि आपने क्यों नहीं देखी पिक्चर? वो तो पिक्चर तो कपोला ने बनाई है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स है, टॉप 5 फिल्म में आएगी पूरी दुनिया के। तो उन्होंने कहा यार, जो मैं 40 रुपये में किताब पढ़ के जो मैंने अपनी एक दुनिया बनाई थी ना डॉन की, मेरी एक इमेजिनेशन है ना, तो वो मैं ब्रेक नहीं करना चाहता उसको, क्योंकि मेरी एक दुनिया बनी हुई ना, मेरे दिमाग में कॉर्लियन अलग है, माइकल अलग है। मैं ये जब फिल्म देखूंगा ना तो वो दुनिया टूट जाएगी, और मैंने तो उसमें फेल भी हुआ हूँ। तो मैंने बहुत कुछ दिया है उस किताब को, तो उन्होंने देखी नहीं फिल्म, है ना। तो बट उनके लिए वो मीडियम उस फॉर्म में, जैसे, और शायद कई बार इसीलिए होता है लोग किताब से जब फिल्में बनती हैं, क्योंकि वो मीडियम अलग है। लेकिन यही गॉडफादर फिल्म, जिसने किताब नहीं पढ़ी है उसके लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है, वो, उसको कोई कमी नहीं दिखती। कई लोग जो पढ़ के उसको देखते हैं, उनको लगा रहे यार यहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा था, वो तो मिस हो गया, वो इसमें कंपेयर कर रहा है ना, कट हो गया, अरे ये तो उड़ गया, वो कैरेक्टर को तो उड़ा ही दिया, लेकिन वो एक नया उसके लिए मीडियम मिल गया। तो किताब अगर आप मेरे से पूछेंगे, बहुत एक तो पर्सनल चॉइस पे भी होता है कि आपके पास कितना समय है, क्योंकि हम लोग जब दिन भर, मैं बता रहा हूँ कि आप इतना स्क्रीन देख के लौटते हैं ना, तो आप इतना थकें कि आपकी आँखों को वो नहीं वो रहता है कि आप उतने शब्दों में, और किताब जो है ना पीठ सीधी मांगती है, वो चाहती है आपसे, है ना। अगर अच्छी किताब है ना तो आप अपने आप पीठ सीधी हो जाएगी, अपने आप आगे बढ़ के आ जाएंगे। ऑडियो में क्या कि आप सब्जी भी काट रहे हैं, आप अपने बच्चे का टिफ़िन भी लगा रहे हैं, आप उसको टाई भी पहना रहे हैं, तो भी आप उसको पैसिव वे में, क्योंकि वो डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है, कर सकते हैं। या लाइव शोज़ फिर अलग हो गए, या जो अलग हो। लेकिन एक चीज़ है ना कि आपका 24 घंटे में जो मूड है ना, हमेशा ही नहीं रहता कि मैं किताब ही पढ़ूँ, हमेशा नहीं रहता कि मैं ऑडियो बुक ही सुनूं, हमेशा नहीं रहता कि मैं लाइव ही शो, आज वीकेंड है तो मैं लाइव शो ही जाऊंगा। कई बार मन करता है यार कुछ नहीं, बैठ के हम दोस्त के साथ मिलकर चाय पियेंगे और पुरानी बातें रिवाइज करेंगे, तो वो आपके मूड पे है। तो इसलिए कोई एक जो श्रेष्ठ है या वो है, वो आई थिंक वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप पूछोगे कि जो सुख, मतलब मेरे को पर्सनली जो होता है ना कि कुल मज़ा ही आ गया वाला, तो अच्छी किताब पढ़ने से बड़ा सुख ही नहीं है ना, क्योंकि आपको कुछ चाहिए नहीं, आपको घर में जाना है, टेबल पे किताब खोलनी है, और चाय कॉफ़ी जो भी आप पीते हैं उसके साथ में आप वो मज़ा ले सकते हैं, और आप अपने घर की खिड़की से किसी भी दूसरी दुनिया की खिड़की में
खुल सकते हैं। ध्रुव की आदि कोई एक तो बचपन में हम कॉमिक्स पढ़ते थे ना, उसमें एक था, एक दरवाज़ा बन जाता था, उसमें कूद जाओ दरवाज़ा छोटा होता रहता था, तो उसमें कूद जाओ तो एक दूसरी दुनिया में आप पहुंच जाते थे। तो ये वैसे ही है ना, तो कि जो भी है जैसा आपका मूड है उस हिसाब से वो बैठ जाएगी। सर अगर स्टोरी टेलिंग के पर्सपेक्टिव से ही बात करें तो अभी जब कल हम आपको सुन रहे थे तो दोनों ही फॉर्मेट्स में, ओरल फॉर्मेट हो चाहे रिटन फॉर्मेट हो, आपको कुछ ना कुछ टूल या एलिमेंट्स यूज़ करने होते हैं एक ऑडियंस को या जो पढ़ने वाले हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, उनको बांध के रखने के लिए। और मैंने कल देखा कि जब आपका स्टोरी टेलिंग का जब सेशन ख़त्म हुआ तो लोग इतने इमोशनल हो चुके थे कि 10 मिनट तक लगातार तालियां बजती रही एंड लोग खड़े होके वो जो स्टैंडिंग ओवेशन मिला। एंड मैंने आपको बताया भी कि मेरा एडिटर कह रहा है कि सर राइटर्स को बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है जब लोग 2-2.5-3 घंटे तक आपको घेरे हुए खड़े रहे। तो कैसे हिप्नोटाइज करते हैं आप लोगों को इस तरीके से? काश कि मैं हिप्नोटाइज कर पाता ना, तो ये उनकी भी कहानियां hypnotization- नहीं, मेरे को जैसा ना एक चीज़, जैसे मुझे इसकी ट्रिक नहीं पता है कि कैसे ये करते हैं, लेकिन इसकी जो ट्रिक है ना वो स्टोरी में ही है कि जैसे आप जिसकी कहानी कह रहे हैं, जैसे ना मैं जब कहानी सुनाने आता हूँ ना, तो मैं पहले ये मानता हूँ कि ये कहानी नहीं है। जैसे आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे से 10 साल बाद मिले, मान लीजिए हम स्कूल में साथ में थे, क्लास 8th में साथ में पढ़े, 9th में पढ़े, फिर आप कहीं चले गए, या आप इंजीनियरिंग करने चले गए, मैं अपना MBA करने चला गया, कुछ भी करने चला गया, और फिर हम 10 साल बाद एकदम से दिवाली की छुट्टी में आए, कहते भाई तुम आए हो, कहते अरे मैं भी पहुंच रहा हूँ, हम मिलेंगे लखनऊ में। आप मिले, आप वहीं पुराने, आप मिलते, आपको लगा यार जो पढ़ते थे ना वहाँ चलते हैं यार, आप गए, वहाँ पे चाय घटिया मिलती है उस स्कूल के बाहर, लेकिन आपको उसकी चाय में ना अलग स्वाद आएगा, है ना। तो जब मैं कहानी सुना रहा होता हूँ या कहानी बात बता रहा होता हूँ, तो मैं कहानी होती ही नहीं है वो मेरे को लगता है कि मैं अपने पुराने बिछड़े हुए एक दोस्त को वो सब बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ इस बीच जब तुम नहीं थे। तो जब तुम नहीं थे तो भाई, तो आप क्या होगा, पूरी लाइफ नहीं बता सकते ना, आप ट्रेलर में बताते हो, कह रहे फिर ये हुआ, फिर यार ये हुआ, क्या यार फिर वो तो एकदम से दोस्त को कुछ याद आता है, कह रहे यार हमारे दोस्त के साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ भी तो यही हुआ, यही तो ऐसा कुछ ऐसा हो गया यार, तो ये कहता भाई तुम्हारा तो सही है ये। जब आता हूँ ना स्टेज पे, तो मैं ये सोचता हूँ, इसीलिए मैंने लाइट भी जलवाई थी कि मैं ये नहीं चाहता था कि परफॉर्म कर रहा हूँ मैं वो परफॉर्मेंस ही नहीं, मेरे लिए ऐसा है कि हम सारे दोस्त इकट्ठा हैं और ये आमतौर पे होता है, और मैं बैठ के मैं बात बता रहा हूँ तुमको कि भाई मेरे साथ ये हुआ। अब वो कहानी है, चूँकि मैं उसमें एक बहुत ईमानदारी है उसके अप्रोच में, और ईमानदारी है उस कहने में, क्योंकि जो मैं पर्सनल बात आपको बता रहा हूँ और उसमें ऐसा नहीं कि सब सच ही है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पर्सनल सच हम सबका सच है, क्योंकि हमको छूती मालूम है क्या चीज़ है, दूसरे की कहानी नहीं छूती है। जब मैं कहानी में अपने किसी भैया या किसी दोस्त की बात बताता हूँ या किसी प्यार की बात बताता हूँ, तो आपको अपने ज़िंदगी के वो भैया, वो प्यार, वो याद आता है। तो मैं एक्चुअली मैं आप ही की बात आपको घुमा के बता रहा हूँ और यही उसका मैजिक है शायद, इसीलिए सब लोग कनेक्ट कर पाते हैं। सर कल हमने सिर्फ एक राइटर दिव्य प्रकाश को नहीं बल्कि एक स्टार दिव्य प्रकाश को देखा। तो आपको पहले कभी लगा था कि भाई राइटर्स भी स्टार हो सकते हैं, या वैसा ट्रीटमेंट राइटर्स को भी कभी मिल सकता है? नहीं, इसमें ना ये जैसे स्टार, जब भी हम लोग इस पूरी चीज़ को देखते हैं, ग्लैमर को, या कि हम हमेशा ना उसको इससे अटैच करते हैं कि कितने लोग आपके आसपास खड़े हो गए या हो गए। मेरे लिए ना ये मोमेंट बहुत पर्सनल, एक बार मैं बताता हूँ एक बार का किस्सा, कि जब पहली बार मुझे लगा कि हाँ यार मेरे लिखे हुए शब्द कहीं पहुँच रहे हैं। आप क्या है ना, ये सब वैसे है लिखना जो है ना, कि वो समंदर में जो आदमी बोतल में चिट्ठी डाल के छोड़ देता था कि कहीं शायद पहुँचेगी, ये सब वैसा ही खेल है कि शायद पहुँचे शायद ना पहुँचे, क्योंकि समंदर की लहर में आपका कंट्रोल नहीं है। आप लिख के किसी को ज़बरदस्ती इस धरती पे किताब तो नहीं पढ़वा सकते हैं। तो हम पृथ्वी थिएटर है मुंबई में, तो वहाँ पे अब पहले था कि कभी प्ले देखने गए तो वहाँ पे बहुत अच्छा पराठा मिलता था, पराठा चाय हम लोग खा रहे थे कभी। तो क्या हुआ, हम 3-4 लोग मिले थे कई दिनों बाद में, बहुत दिनों बाद गया था, किताब तब तीसरी आ गई चुकी थी, या तीसरी चौथी किताब आई थी, और उस समय की बात है। और मैं गया और आया, बिल आया, तो बिल मैंने कार्ड दिया, और कार्ड दिया तो जब कार्ड में आप बिल देते हो तो 2 कॉपी निकलती है ना, एक कस्टमर कॉपी एक वाला, तो एक उसने, जो लड़का आया उसने ऐसे फाड़ा उसको, और उसने जब बिल दे रहा था तो उसकी नज़र बिल पे पड़ी, तो उसने बोला कि अरे इसी नाम के ना सर एक दिव्य प्रकाश नाम के एक राइटर भी है ना। तो मैंने कहा क्या नाम है उनके किताब का, ये वो, तो उसने बताया कि तो अब वो आया था, अर्जुन नाम था शायद उसका,
तो वो आया था स्ट्रगल करने मुंबई में, एक्टिंग करने। आई एम श्योर जो भी वो कर रहे होंगे अर्जुन जिस भी फॉर्म में उसमें, लेकिन मैं बड़ा इमोशनल इस सेंस में हुआ क्योंकि देखो वो ना मेरी शक्ल नहीं जान रहा है, उसको मेरे शब्दों ने इतना कनेक्ट किया कि उस नाम को, उस शब्द को ही से पहचान रहा है, शब्द को। एक इरशाद कामिल साहब ने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बड़ा उनसे पूछा ना कि जैसे जो राइटर की इमेज या स्टार बनना जिसको बोलते हैं, जैसे हम लोग गुलजार साहब के सारे लोग, हम लोग मतलब मुझे लगता है हम लोग सब गुलजार फैन है और बाकी किसी यार एक और को भी पसंद करते हैं, है ना, डिफॉल्ट मोड में गुलजार साहब मोस्टली लोगों के। तो गुलजार साहब की अगर आप कोई तस्वीर याद करिए तो तस्वीर, आप सबसे पुरानी तस्वीर भी याद करेंगे ना, जो उनकी शक्ल हम जब से देख रहे हैं उनको, उसमें उनके सारे बाल सफ़ेद हैं। और वो भी गुलजार साहब जैसे व्यक्ति जिन्होंने पूरी उम्र दे दी उस पूरे मीडियम को, तब हम गुलजार साहब के काले बाल वाली शक्ल हमें याद नहीं है। तो इरशाद साहब ने, उस बात से मैं कनेक्ट करता हूँ, इरशाद कामिल साहब ने बड़ी बहुत खूबसूरत बात बोली थी। उन्होंने बोला कि जो उन्होंने पूछा गया था ना कि क्यों राइटर को पहचान में टाइम या वो लगता है जैसे कि जो स्टार फील करना होता है, उन्होंने कहा जो शब्द है ना, शब्द का जो रिश्ता है वो समझ के साथ में है, और उस समझ की जो शक्ल बनने में बहुत समय लगता है। तो जो स्टार फील करना है वो, उसमें एक तो आपको जो लोग मिलते हैं वो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो ऐसे पर्सनल मोमेंट है ना कि कोई आपको आदमी शब्द से पहचान रहा है, भले उसके लिए मेरे को ज़िंदगी में ऐसे लोग ना भी कभी आए या ना आए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत पर्सनल मोमेंट है ना। ये बहुत, मतलब मुझे लगता है कि आपके लिए 1 लाख लोग खड़े हों और एक कोई लड़का ऐसा है जो आपको शब्द से पहचान रहा है, एक रैंडम किसी व्यक्ति, और वो भी देखो ना, न केवल पहचान रहा है, किसी रैंडम उसी नाम के व्यक्ति को बता रहा है भाई तुम्हारे नाम का एक राइटर भी है। वो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो तब पहली बार मुझे लगा कि ये स्टार होना, जिसको अगर थोड़ा बहुत कि हाँ कुछ एक सही चीज़ करें, और स्टार तो हम कहाँ हो पाएंगे इस देश में, ऐसे इतने सारे स्टार सुपर स्टार। बट सर ये हमारे लिए भी एक पर्सनली ऐसा मोमेंट है कि जब 2-2.5 घंटे तक आपको लोग घेर के खड़े हुए हैं, तो ये हमारे लिए भी थोड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं, हाँ। जो चीज़ जिस चीज़ के पीछे हम अपना समय दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जा रही है। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस की आपके शो के दौरान कि आपकी ऑडियंस का जो एरिया है, यानी कि जो एज ग्रुप है वो बहुत वाइडर एज ग्रुप है। बहुत जवान से जवान 15-16 साल के बच्चे भी आए थे एंड 70-80 साल के बूढ़े भी देख रहे थे। इतनी वाइडर ऑडियंस को आप कैसे कैटर करते हैं? वो तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये तो बड़ा पता नहीं, वो मतलब हो जाता ये अगेन हिप्नोटाइज करने जैसा ही है। नहीं, पता नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पैसे ऐसे मिलने लगेंगे मुझे कि हिप्नोटाइज करने के लिए बुलाने लगे, पता चला ये वीडियो गए कह रहे हिप्नोटाइज करते नंबर पे फोन आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है ना कि एक जो आई थिंक इसकी कोई एज सच वजह नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है ना कि जैसे अगर आप घर में कोई बहुत आपने कुछ चीज़ बनाई, जैसे अच्छी चाय ही बनाई है ना, चाय अच्छी बन गई गलती से, जैसे कि जो लोग कम चाय बनाते हैं उनकी चाय अक्सर अच्छी बन जाती है, आपने अच्छी चाय बनाई ना तो वो 15 साल से लेके 70 साल सबको अच्छी लगेगी, है ना। वो एज का कोई ऐसा नहीं है ना कि ये 35 साल तक ही वाले को अच्छी लगेगी और ये 36। इसीलिए बहुत सारे एडवर्टाइजिंग में मैं कभी समझ नहीं पाता जब वो एज ग्रुप और वो सब, ऑब्वियसली कुछ प्रोडक्ट्स एज ग्रुप के होते हैं जब वो कोई सामान बेचना है, कई शायद डिजिटल वॉच किसी व्यक्ति के लिए वैसे वर्क ना करे, कई सारे प्रोडक्ट ऐसे जो वर्क ना करें, लेकिन जब आप कहानी सुना रहे हैं तो आई थिंक वो यूनिवर्सल एक अपील आप उसमें कोशिश करते हैं कि बात, क्योंकि जो 80 साल का भी है व्यक्ति या 70 साल का भी है, उसका भी तो कोई ऐसा दोस्त होगा ही ना, वो भी किसी व्यक्ति का ऐसा होगा ही ना, कोई तो किट्टी भैया तो कोई तो होगा, तो कोई एक यूनिवर्सल आप फील शायद है, इस वजह से वो कनेक्ट कर जाता है। वो कैसे होता है नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो मुझे खुद ही, मैं वही तो कभी कभी सोचता हूँ, मैं तो बस जब जाता हूँ ना तो मुझे दिखता ही नहीं है, वो तो मैं सरेंडर कर, भले तैयारी होती है आपको क्या बोलना है, लेकिन आप रट के नहीं बोल सकते ना। अगर मैं रटूँ तो मालूम एक प्रेशर रहेगा कि अरे ये लाइन के बाद क्या था। आप सोचो ना, मैं अभी वही अगले घंटे परफॉर्मेंस वही, अगर वो शो हो दोबारा तो बहुत कुछ बदल जाएगा, मोटा मोटा थीम वही रहेगी लेकिन बहुत कुछ बदल जाएगा उसमें। सर जो भाग्यवान लोग होते हैं वो कभी शहर में नहीं बसते और आप मुंबई में जा बसे। अरे तो पिछले जन्म के कुछ पाप होंगे जो काट रहा होगा। वो वही मैं पूछना चाहता हूँ कि वो पाप है या पुण्य है, या किस तरीके से? मुंबई मेरे को बहुत ही अच्छा शहर लगता है। जैसे मुंबई में मेरी एक थ्योरी है, मुंबई में 2 तरीके के लोग रोज उतरते हैं वहाँ पे, चाहे ट्रेन से उतरें, चाहे बस से उतरें, चाहे फ्लाइट से उतरें। तो मुंबई में रोज़ बहुत लोग आते हैं, रोज़ बहुत लोग जाते भी हैं वहाँ से। तो मुंबई जो शहर है, मुझे एक मामले में बहुत, जो 2 तरीके के लोग मैं बता रहा था मुंबई में रहते हैं। एक वो लोग हैं जिनको इस शहर के साथ रोज़ और ज़्यादा प्यार होता जाता है,
और एक वो लोग हैं जिनको रोज़ और ज़्यादा नफरत होती रहती है। कादर खान साहब का बड़ा अच्छा एक डायलॉग था, उन्होंने पता नहीं कब बोला था, क्या बोला, मेरे को किसी ने बताया था कि उन्होंने बड़ी सही चीज़ बोली थी कि जो मुंबई का समंदर है इसमें हर नाम की एक लहर आती है मुंबई के समंदर में, जो भी है व्यक्ति। बात यह है कि जब आपके नाम की इस मुंबई के समंदर में लहर आएगी तब तक आप इस शहर में टिके हैं कि नहीं। समंदर क्या है ना, जब आप समंदर के पास जाते हैं ना, समंदर पीछे फेंकता है आपको, पीछे ढकेलता है। बात यह कि आप इतने ज़िद्दी हैं क्या इसमें। तो मुंबई जो है, मेरे को अभी भी जैसे ऑफ ऑल द शहर जहाँ पे भी मैं रहा हूँ, मुझे क्योंकि ना मुंबई एक इकलौती ऐसी जगह अभी तक मुझे लगी है जहाँ पे आप किसी भी फील्ड में हैं, आप डब्बा ही दे रहे हैं किसी को। मुझे तो एक डायरेक्टर भी ऐसे मिले थे जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, वो टीवी के, फिर उन्होंने फिल्म भी कुछ एक बनाई, बहुत बड़े डायरेक्टर थे। उन्होंने एक समय पे वो रायपुर से जब आए थे तो वो डब्बे सर्व करने जाते थे, जो सेट पे खाना आता है, और वहाँ जब बैठे रहते थे, वेट करते थे, तो एडिट पहले रील में होता था तो वो देखते रहते थे। तो पहले उनको वहाँ से एडिटिंग आई, फिर एडिटिंग करते करते ही वॉज हाईएस्ट पेड डायरेक्टर एक टाइम पे। ये मुंबई ही इकलौता शहर है जो ये अपॉर्चुनिटी आपको, और ये तो केवल फिल्म इंडस्ट्री का या उसका मैं बोल रहा हूँ, आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप जैसे फिनेंस की फील्ड में, आपको ऐसा हो ही नहीं सकता बिना मुंबई गए आप फिनेंस में बड़ा नाम, बड़ा काम कर पाएँ। वो अपने आप में ना, शहर हर किसी के लिए फर्श से अर्श तक जाने की अपॉर्चुनिटी सबको देता है। लेकिन ये भी है कि आपको, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस तरीके के, जिस मिजाज का मैं व्यक्ति हूँ, मैं बुढ़ापे में शायद वहाँ न रह पाऊँ, मैं न रहना चाहूँ। मुझे अभी भी ना भोपाल या रायपुर जैसे जो शहर है कि जहाँ पे शाम को लोग बिना काम के मिलते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि क्यों आ रहे हैं। तो जैसे बीच में मेरे एक बड़े अच्छे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, ब्रिजेश शांडिल, जिन्होंने मुश्किल है अपना प्रेम प्रिय और बन्नो तेरा स्वैगर जो गाना गाया है। तो ब्रिजेश भाई का एक दिन ऐसी रैंडम फ़ोन आया, बहुत दिन हो गए थे मिले हुए, और उनका फ़ोन आया कि अरे डीबी भाई क्या कर रहे हैं। तो मैंने कुछ नहीं बताया, कहते मैं आपके उधर से निकल रहा था, चाय पी जाए। चाय पीने मुझे लगा कि मुंबई में मेरे से आखिरी बार किसी ने मिलने का बोला है कि यहाँ मिलते हैं, बैठते हैं भाई, पार्टी करते हैं बोला, किसी ने बोला नहीं कि मैं चाय पीने आ रहा हूँ। मतलब मिलने का बोलते हैं लोग, लेकिन मुझे इतना पर्सनल वो चीज़ लगी, और हम लोग 6-7 घंटे चाय पीते रहे, वो अलग बात है। लेकिन वो जो है ना कि मुझे ना ये माहौल पसंद है। तो आप सोचिए कि मुंबई में उस मोमेंट के लिए, जिस दिन ब्रजेश भाई आए, मेरे लिए वो भोपाल, लखनऊ, रायपुर ही हो गया ना, बनारस हो गया ना मेरे लिए वो मोमेंट। तो वो शहर बहुत कई सारे लेयर पे, जैसे मुझे कई बार लगता है कि अंधेरी जो है वो लखनऊ का बहुत, लखनऊ ही है अपने आप में छोटा मोटा। ऐसा नहीं है ना कि वहाँ कोई ऐसी चीज़ नई है कि जो नहीं है। उस शहर के अपने स्ट्रगल हैं, एक ट्रैवल एक अपने आप में है, एक स्ट्रगल है। आई एम श्योर वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, लेकिन वो शहर में एक मैजिक तो है, मतलब वो एक जादू। मैं पहली बार उतरा था, मुझे जैसे देख के लगता था अरे नहीं, माया नगरी जैसा जो बोलते हैं ना कि वो जादू है, लेकिन पेशेंस का इम्तिहान भी वो शायद नहीं, पेशेंस का तो कहीं धरती पे हर जगह इम्तिहान है ना, बिना धैर्य के। वो तो रामचरितमानस में ही लिख गए हैं कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपत्तिकाल परखी चारी। तो धीरज, धर्म, मित्र और नारी में धर्म एक्सटर्नल, मित्र एक्सटर्नल फोर्स है, नारी एक्सटर्नल है। एंड नारी आई एम श्योर वो स्पाउस के टर्म में मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो धैर्य है, धीरज जो है, वो आपका पर्सनल है। आपके हाथ में धीरज ही है इस धरती पे, और कुछ है नहीं। मेल फीमेल के टर्म में ही आपने लिखा कि जब आप प्रेम में होते हैं तो आप कविता को जीते हैं, और कविता को जीना, कविता को पढ़ने से एक जन्म आगे की घटना है। लेकिन आपने ये भी लिखा कि उसका प्रेम 2000 के नोट के जैसा था, एकदम से सब खत्म। तो ये कविता हो जाने से 2000 का नोट हो जाने तक का जो सफ़र है, और जो खासकर जो बचपन का प्यार जो हम बोलते हैं, जो ज़्यादातर लोगों का मुकम्मल नहीं हो पाता, वो किस तरीके से एक राइटर को या इन जनरल एक इंसान को भी किस तरीके से इवॉल्व करता है। हम लोग को ना कई बार बचपन का प्यार या जो जिस फॉर्म में है ना, कि मुझे एक चीज़ लगती है कि हम लोग को मालूम है ज़्यादा याद वो चीज़ आती हैं जो हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। जैसे ना कि मुझे अभी भी एक बार मैं ट्रेन से चला था कहीं से, और मुझे याद है कि एक कोई मोहतरमा थी मेरे पड़ोस में, मुझे उनका नाम अब याद नहीं है, वो थी, और वो रुड़की में मैं चले थे, चंडीगढ़ से रुड़की तक वो आई, और उनको कोई उनके बॉयफ्रेंड शायद छोड़ने आए थे, वो भी रोग आ रही थी, और मैं भी इधर से रोग आके ही बैठा हुआ था। तो 2 टूटे फूटे लोग बैठे हैं, 4 घंटे का सफ़र है, कुछ बात हो रही है, और उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया था या कुछ भूख लगी थी, क्योंकि 24 घंटे हो गए थे। वो भी कहीं ऐसे ही मिल के कहीं से लौट रही थी, मैं भी कहीं ऐसे मिल के कहीं से लौट रहा था। और जो हुई बात, और फिर हम लोग की होने लगी बातचीत होने लगी, तो आप नाम तो पूछते नहीं हो, तब मोबाइल होते नहीं थे,
कुछ ऐसा था नहीं स्पेस में, आप बात कर रहे हैं। फिर रुड़की में 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा था, तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप मेरे को चिप्स ला के दे देंगे क्या, क्योंकि उस दिन कैटरिंग का कुछ इशू था उस ट्रेन में, ऐसा था। तो मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल, जब ट्रेन उतरी रुड़की में रुके हम लोग, तो एक ही दुकान थी चिप्स की, और वो इस कोने थी, मतलब जहाँ से मैं केवल कितनी भी जोर से भागता मैं केवल पहुँच सकता था, आ नहीं सकता था। खैर जब मैं उतरा तो मुझे कहा नहीं, उन्होंने बोला है, मैं नहीं जान रहा हूँ, ना मेरे पास नंबर है, ना कोई इसके आगे कहानी में कुछ होना है, लेकिन मैं उतरा, मैं भाग के गया, चिप्स लिया, और भागते भागते मैंने किसी को पकड़ाया चिप्स और एक वो जो कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल। और मैं अभी भी सोचता हूँ कि अगर क्या मैं नंबर ले लेता तो हमारी कभी बात होती, मेरे को वो आगे उसके, अगर एक गलती से मेरे को कौन सा अगले दिन जाके वहाँ पे बड़ी फाइल साइन करनी थी, अगर मैं चलती ट्रेन में चढ़ी जाता, एक स्टेशन आगे जाके लौट आता, तो क्या हो जाता, ऐसा क्या ही हो जाता, ऐसा क्या छूट जाता। लेकिन अब ये मेमोरी आप जैसे पूछ रहे हो तो मुझे याद आया कि मुझे जो बातचीत हुई वो याद ही नहीं है, लेकिन अगर आज मेरे को ये ऑप्शन हो कि मैं दोबारा वो ट्रेन ऐसे छोड़ना चाहूँगा, मैं नहीं छोड़ना चाहूँगा, वो ट्रेन में शायद लेना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा कि हम किस शहर और हमारी आगे कहानी क्या होती है, और कहानी किस तरीके से बदलती क्या है। होती है। मतलब मैं यही तो वो है ना कि जो छूटा, तो वो जो है प्यार, और वे ना हम लोग ने प्यार को बहुत लोड कर दिया उस शब्द को। प्यार बहुत ऐसी ही चीज़ है ना, बहुत, आज आपको किसी के लिए बहुत स्नेह, कल को वो स्नेह खत्म हो जाएगा, परसों हो सकता है फिर लौट के आ जाए। ऐसा नहीं है ना, जैसे बहुत जो एक्सपेक्टेशन इस जनरेशन की, या इन जनरल भी प्यार को लेके ना, कि भाई प्यार में तो आप ऐसे ही बिहेव करेंगे। आप खुद भी तो एक्सप्लोर ही कर रहे हैं ना इस धरती पे आके अपने आप को, कि आप कैसे बिहेव करेंगे आपको भी नहीं पता है। तो जो टेम्पलेटेड फॉर्म है कि अरे अब मैं हूँ तो मैं ऐसे ही करूँगा और तुम ऐसे ही करो, तुम ये क्यों नहीं करते हो, जैसे उसमें इसीलिए वो बात लिखी होगी कि वो 2000 का नोट था जो ख़त्म हो गया। तो कोई एक चीज़ मर गई आपके भीतर की ना, एक हिस्सा आपका उस प्यार ने आपको ले लिया। हो सकता है मैं आगे जाता और मुझे जाते ही रियलाइज़ होता कि अरे यार मैं गलत ट्रेन में चढ़ गया, ये भी तो हो सकता था ना, कुछ भी हो सकता था। तो ऐसा है, तो इसलिए लेकिन मुझे याद ये आती है कि भाई उससे तेज मैं लाइफ में उसके बाद नहीं दौड़ा कभी जबकि मैं तो उनको जान भी नहीं रहा था वो कौन है, क्या पता ये वीडियो देखें आपका तो कहीं पे आ जाए 2-4 चिट्ठियाँ कि अरे हम थे। प्यार कितनी बार जिंदगी में आया सर? प्यार कितने, ये तो मतलब इसका तो कोई सही इसका मैं राजेंद्र यादव जी बहुत बड़े लेखक हुए हिंदी में, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, है उनकी एक किताब, उसमें इंटरव्यू में कि उनसे पूछा कि हिंदी का लेखक इतना धूर्त है कि उससे जब पूछो कि आजकल आपका अफेयर कहाँ चल रहा है, तो कहेगा मेरा पहला और आखिरी प्यार तो मेरी किताबें ही हैं और मेरा साहित्य ही है कहते हो अपना, अगर लेखक लोग अपना भोगा हुआ यथार्थी सही से लिख देते तो कुछ अच्छी किताबें इस धरती पे आ जाती। तो ये एक्चुअली मुझे लगता है, चूँकि जिस स्टेज पे हम लोग इस इंटरव्यू में हैं और मैं जीवन में हूँ, कि प्यार कितनी बार आया, ये सवाल का जवाब ही नहीं दे पाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे जब ये देखिए ट्रेन में जो वो घटना घटी, मुझे जो पहली एक्टिव मेमोरी है कि मुझे लगा ना कि प्यार में हूँ, मुझे क्लास 3rd में लगा, है ना, कि मुझे, क्योंकि ना आपको मेरे को पहली बार कैसे लगा कि मैं प्यार में हूँ, कि मुझे लगा कि जो ये हैं, नहीं, उससे पहले क्लास 2nd में लगा था। क्लास 2nd में वो जो टीचर थी हमारे यहाँ थी, लेकिन जो क्लास 3rd में फिर मुझे लगा, तो क्या हुआ कि जब मैं वो बुधवार को चित्रहार आता था, तो आपको जो मीनाक्षी शेषाद्री जब आ रही हैं गाने में, या कुछ साजन का गाना चल रहा है कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, तो आप संजय दत्त से अपने आप को रिप्लेस कर ले रहे हैं, और सामने वाली जो मदर, वो शक्ल बदल जाती थी ना, हॉल में लगता था इतना बड़ा हम प्यार कर रहे हैं, मतलब ऐसा आप सुपर इम्पोज करते थे अपने आप को। तो ऐसा ही है, मतलब कितनी बार आया उसका तो कोई वही नहीं, हिसाब किताब नहीं हो पाएगा। मतलब ये राइटर्स रूम क्या चीज़ है? हाँ, तो राइटर्स रूम में जब हम लोग पैदा हो रहे थे, मतलब नीलोत्पल हो गए हम लोग जब हिंदी की दुनिया में पैदा हो रहे थे, तो हम लोगों एक मनोहर श्याम जोशी जी जो लेखक थे, उन्होंने एक बड़ी सही बात बोली थी कि हिंदी में पीठ ठुकवाने के लिए पैर दबाने पड़ते हैं। तो जब हम नीलोत्पल और हम लोग जब ये सब पूरा, जब शैलेश जी हम लोग के जो पब्लिशर हैं और हम लोग जब हो रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम भले कोई पीठ ठोक दे, कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन हम पैर दबाने वाला अप्रोच नहीं लेंगे, है ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई पैर नहीं दबाए, लेकिन स्ट्रगल तो किया होगा। हाँ, लेकिन तो जो मैं बता रहा हूँ कि जो हम लोग, हाँ एग्जैक्ट, तो इसीलिए जो हमें फिर अपनी पहचान बनाने में समय लगा, हम एक नई तरीके की बात जब लेके आ रहे थे इस दुनिया में, तो लगा, तो पहले तो क्या होता है जब कोई नई चीज़ आती है तो पूरी दुनिया उसको रिजेक्ट करती है, अरे नहीं अरे तो मार्केटिंग है, अरे तो कुछ नहीं है। लेकिन जब वही आप धीरे धीरे समय बीता, यही बुक फेयर है, हम लोग जैसे दिन भर में हम लोगों ने ऐसा भी हुआ है ना कि
5-10 लोग भी मिलने आए आपसे, 15 लोग भी आए, बट अभी ऐसा होता है कि हम दिन भर में, मतलब मुझे बड़ा संतोष भी मिलता है इस बात से कि सुबह से शाम तक हम साइन करते हैं वहाँ पे, उसी में साइन करेंगे और लोग आते हैं इतना स्नेह देते हैं। जैसे एक पुष्पेंद्र करके एक मेरे फ़ैन है, वो मैं जितनी बार आज तक मेरे से मिले, उस दिन भी आए थे शो में वो, और एक किताब पे मैं उनसे आज तक 18-17 बार जितनी बार मिला हूँ, हर बार डेट के साथ उन्होंने साइन लिया है। ये मैं मार्केटिंग से नहीं कर सकता ना। उनको कोई बात मेरी बहुत अच्छी लगी और मैं उनको देखता हूँ, मैं इमोशनल हो जाता हूँ कि भाई ये इतना स्नेह तो हमने डिजर्व ही नहीं किया ना कभी, है ना। ये चीज़ कैसे कोई आप रिजेक्ट कर दोगे कि ये मार्केटिंग है या वो है। तो मुझे ये लगा जब हम लोग थोड़ा मेच्योर हुए, इस जब 8 साल 7 साल हुए, तो हमें लगा कि हमें जो पीठ नहीं हमारी ठोकी गई, तो हम एक इकोसिस्टम ऐसा बनाएं कि जिससे जो नए लोग आए वो उनको नेचुरली हम पीठ भी ना ठोकें। हम ऐसा नहीं कि हम किसी को देखिए, कोई किसी को लेखक बना सकता नहीं है, वो हर किसी की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। तो एक माहौल वैसा दे पाएँ कि जैसे मेरे पास जब ऑडियो शोज़ का प्रोजेक्ट आया, तो मैंने मोस्टली लोग, जैसे जो लोग ऑडियो शो लिख रहे थे बाकी लोगों के लिए, मैंने जानबूझ के उन लोगों को नहीं लिया उसमें, क्योंकि मैं अपनी एक नई, मुझे ना हमेशा ये विश्वास रहता है कि अगर कोई नाइव है, कोई नया है, वो ज़्यादा मेहनत कर लेगा वर्सेस कोई बहुत सीखे हुए व्यक्ति से। तो जो ऑडियो लिख रहे हैं उनको पता नहीं ऐसे लिखते हैं, मुझे नहीं चाहिए वैसे लोग। हम लोग साथ में डिस्कवर करते हैं ना कि कैसे करना है, हम पहली बार करके देखते हैं ना, जो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग बच्चों वाली होती है। तो उस राइटर्स रूम में, वो ऑडियो शो के लिए राइटर्स रूम पहली बार बना, तो उसमें बहुत सीनियर लोग भी थे। ऐसा नहीं था कि मैंने उनको लिखना सिखाया, लिखना मैंने किसी को नहीं सिखाया। हमने उस प्रोजेक्ट राइटर्स रूम के अंतर्गत किया, फिर लगा कि हम और प्रोजेक्ट को और सीरियस करें, तो एक बुक भी आई साधना जैन की, जो मुझे लगा कि ये प्रेजेंट करनी चाहिए, और इसलिए मैंने की क्योंकि वैसी किताब मैं नहीं लिख सकता था, वो वही लिख सकती थी। तो जो भी मेरे से, मुझे हमेशा लगता है बेहतर लोग हैं, मैं उनके साथ, अगली जनरेशन के साथ मैं बहुत काम करना चाहता हूँ कि कोई 22 साल का कोई व्यक्ति है और कहीं से वो आता है और मैं उनसे सीख पाऊँ उस दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे एक ऋषभ श्रीवास्तव करके राइटर है, तो वो मेरे को एज अ फ़ैन मिले थे अपने बर्थडे वाले दिन, 21वें बर्थडे या 20वें बर्थडे पे आया था मिलने, सीतामढ़ी का था। तो उसके साथ फिर हमने एक सीरीज़ लिखी, तो वो एक इकोसिस्टम बन गया। तो वो है, और मैं चाहता हूँ कि जो है इकोसिस्टम, या मैं वर्कशॉप में भी जिनको मिलता हूँ, अब मैं रोज़ जो आती है मेल सबका जवाब नहीं दे सकता, तो कम से कम जो आते हैं मैं उनकी एक जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ एज कि वो जो एक कुनबा है, धीरे धीरे जो 50-100 लोग 200 लोगों का होगा, कम से कम मैं उनकी जर्नी जान पाऊँ। तो इसलिए उनको कोई डाउट है तो मैं बता पाऊँ। मैं हर किसी तक नहीं, जो कि बाई डिज़ाइन आप नहीं 100 मेल का जवाब या 50 मेल का दे सकते हैं। मैं चाहता बहुत हूँ, पहले मैं कोशिश करके देता था, लेकिन अब वो ह्यूमनली लिमिट के बाहर हो गया। इससे एक चीज़ और है सर कि जब हम लिटरेचर फेस्टिवल्स में मिलते हैं एंड ऐसी जगहों पे जहाँ पे स्टोरीबाजी के आपके सेशंस होते हैं, तो वहाँ पे लेखकों को लोग परेशान भी बहुत कर देते हैं, जो कि भाई देखो सदी का सबसे बड़ा उपन्यास मैंने लिखा है सर, छपवा दो किसी तरीके से, है ना, वो पीछे पड़े रहते हैं। अभी मैंने देखा कि कल परसों जब हम शो के लिए मिले थे, तो एक बंदा नीलोत्पल सर को समझा रहा था कि सर ऐसे ऐसे लिखना चाहिए और वो सेल्फ पब्लिश था, तो वो बड़ा अजीब लगता है। और वो जो इरिटेशन होती है वो लेखक के चेहरे पे बिल्कुल अलग से दिखती है कि यार तुम मतलब किसको वो नहीं, लेकिन क्या है ना, ये आप कभी भी, जैसे मैं यहाँ पे एक इवेंट के लिए आया था, उसका कोई उम्र से रिश्ता नहीं है। तो जैसे मैं आया तो यहाँ पे एक इवेंट था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा अरे आप क्या, मतलब हुआ 2-3 लोग थे पैनल में उस समय, तो अरे आप क्या बात कर रहे हैं कि आप एक समय पे लेखक कितना महान होता था। उन्होंने तभी बता दिया कि हम लोग महान तो की कैटेगरी के बहुत बाहर ही हैं, जो भी हैं ऑब्वियसली नहीं है। उन्होंने कहा कि अरे एक समय पे ऐसा था कि नेहरू जी एक बार सदन में लड़खड़ाए थे, तो दिनकर जी ने उनको संभाल लिया था और कहा था कि जब जब देश की राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसको संभाल लेगा। अब बड़ी अच्छी बात है, सुनने में बहुत सही लगती है। तो मैंने कहा सर एक बात बताइए आप, मैंने कहा एक बात बताइए कि क्या अब जो राजनीति में क्या लोग वैसे लड़खड़ा रहे हैं ताकि हम लोग दिनकर की जैसे संभालने की कोशिश करें? आप ये भी तो बताइए ना, समय भी तो बदल गया ना, आपका वो लैंडस्केप भी तो बदल गया ना कि दिनकर जी जैसे लोग सदन में हैं, यही अपने आप में बताता है ना कि क्या माहौल है। तो वो है, तो जैसे ऐसे बहुत लोग आते हैं जो हमें बताएंगे, कई लोग बोलेंगे अरे मैं एंड नहीं समझ में आया था, लेकिन मुझे लगता है ना कि हर चीज़ को, चूंकि ये ऑपरेशनल हज़ार्ड है, बड़े से बड़ा लेखक जब किसी एक्टर को कहानी सुनाने जाता है, किसी प्रोड्यूसर के पास जाता है, तो बोलते हैं नहीं इसको चेंज कर दीजिए, इसको ठीक कर, उसका अंत नहीं है। तो ये ऑपरेशनल हज़ार्ड है आप जिस दुनिया में हैं। और हम लोग देखिए, बड़ी बात क्या है ना, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कोई नीलोत्पल को बता रहा है कि अरे आपको ऐसे लिखना चाहिए, या मुझे कोई बता रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये माहौल है कि वो हमें बता सकता है
कितने तो लेखक ऐसे हैं ना, इनको आप वो आपको वहीं पे तन कांटेक्ट ही जाएगा। नहीं कर सकते। हाँ, आप नहीं, और कांटेक्ट कर भी सकते हैं, आपको वो कंफर्ट ही नहीं फील होगा। हम लोग के जो बहुत सारे पाठक हैं ना, वो हमको अपने घर का मानते हैं ना, कि जिनसे हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये भले वो कुछ भी बोलें, वो अलग बात है, हम माने या ना माने, नहीं मानेंगे शायद अगर कोई से, लेकिन वो हमसे बोल सकते हैं। ये माहौल कहाँ था हिंदी में कि कोई एकदम से रैंडम किसी इवेंट के बाहर कोई युवा लड़का या लड़की आए और बोले कि नहीं मुझे आपकी एंडिंग पसंद नहीं, और हम उसको जिस भी फॉर्म में लें, आपने बड़ी हो सकता है महाभारत लिख दी हो, तो हम उसको, ये माहौल भी तो नया ही है ना। ये कहाँ था, आप इतना फ्री फ्लो नहीं था ना, एक क्लोज ग्रुप थे ना मुझे तो। सर अभी आपने जो महानता वाली बात कही, नई वाले हिंदी के राइटर्स को लेके अब ये खासकर एक क्रिटिसिज्म है कि वो काफ़ी सतही लिखते हैं, काफ़ी सरफेस लेवल का जो अप्रोच फॉलो करते हैं, और उतना गहरा वो नहीं लिख पा रहे हैं जिसको लिटरेरी नॉर्म्स के ऊपर सही तरीके से मापा जा सके, और जो लिटरेरी नॉर्म्स के ऊपर खरा उतर सके। एंड जो हमारी विरासत है, जो प्रेमचंद की या राजेंद्र प्रसाद की या फिर मोहन राकेश की, हम उस विरासत को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप इस चीज़ से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं तो ज़ीरो। इसका बहुत सिंपल आंसर है, क्योंकि ये बात देखिए, जो भी कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपको कैसे ये पता चला है या कहाँ से ये खोज ऐसी खबर हो रही है, क्योंकि मुझ तक ऐसी, क्योंकि नहीं, ये तो आपके साथ भी हो चुका है ना कि आपको ही खुद आके जब लोग बोल रहे हैं कि भाई आप उतना महान, आप उतने महान हाँ, नहीं हो। वो देखिए, वो चूंकि एक रैंडम, वो जैसे जब वो महान नहीं है, वो क्या होता है कि मैं बताता हूँ, जब हमें ना ऐसे बहुत पाठक ऐसे मिले मुझे, जिन्होंने मुझसे कहा कि सर प्रेमचंद जी के बाद अब आप ही हैं। तो मालूम है उसमें वो उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये मुझे बहुत दिनों बाद समझ में आना शुरू हुआ। तो क्योंकि प्रेमचंद जी, उसने स्कूल में पढ़ी एक कहानी, तो उसको क्या लगता है उसने पूरा प्रेमचंद पढ़ लिया है, ठीक है। तो उसके बाद से कई साल तक सूखा पड़ा रहा, उसको कुछ पता नहीं चला। फिर एकदम से किसी दोस्त ने, किसी ने, उसके कलीग ने, किसी घर में बच्चे ने, या किसी आप तक वो किताब पहुंची, आपने पढ़ी। अब आपके दिमाग में वो रेफरेंस दो हैं कि भाई एक प्रेमचंद महान थे, और अगला उसके बाद मैंने आपका पढ़ा है। एक तो ये है। दूसरी बात की जो ये है कि हम सतही लिख रहे हैं, या ये जो है, ये एक्चुअली ना, जो भी हम लोग को ना हर साल एक जजमेंट देती है एक दुनिया। आई एम श्योर ऐसे लोग हैं जो ये बताते हैं कि अरे ये तो कूड़ा है, कचरा है, वो तो हर किसी को बोला गया है। हमारा जो एक्चुअल जजमेंट होगा, जो मूल्यांकन होगा, वो हम लोग अभी पैदा हुए, हमें कितने, हम अभी तो 8-9 साल के बच्चे हैं ना इस स्पेस में। अभी कितने दिन क्रिएशन किया है हमने। हम 2013 में मेरी पहली किताब आई, 2014 में हम खड़े हैं, 7 उसमें किताब आई, 1-2 साल इधर उधर निकल गए। तो अभी तो हम 8 साल के बच्चे को कहते हैं कि भाई अरे तुम्हारी तो चाल से लग ही नहीं रहा, तुम क्रिकेटर बनोगे। ये तो वैसा है ना, ये आप बोल ही रहे हो, तो इसका मतलब आपकी ही अपनी समझ का इशू है कि अगर बोल रहे हैं, क्योंकि हम 3 किताब एक किताब से ये करने लगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ पहुँच रहे हैं, ये बात ही सिरे से नहीं है। रही बात ये कि आप सतही लिख रहे हैं या आप, ये तो वैसा नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। प्रेमचंद जी जब लिख रहे थे तो वो 1930 जैसा था, हम जब लिख रहे हैं तो वो 2024 जैसा क्यों होगा एक जैसा। अगर आज की डेट में मंगल ग्रह से कोई उतर के आए और वो देखेगा लिटरेचर, और एक फेज ऑफ कुछ, अगर कोई ऐसा ग्रुप होगा, गैंग होगा, जो लिख रहा है कि भाई हम तो मोहन राकेश जी के अब सगे भाई बन जाएंगे, है ना, हम ऐसा लिख देंगे बिल्कुल कि मतलब अभी कमलेश लगेगा कि अरे कमलेश्वर और इनमें कोई फ़र्क ही नहीं कर पाएगा सर, मैं तो ऐसा लिखूंगा। अगर कोई मंगल ग्रह से आदमी आके देखेगा और बोलेगा कि यार ये तो सब नकली है ना, वो देखेगा कि 1930 में प्रेमचंद किसकी तरह लिख रहे थे, वो अपनी तरह लिख रहे थे। 1956 में कमलेश्वर किसकी तरह लिख रहे थे, वो अपनी तरह लिख रहे थे। बाद में जब कितने पाकिस्तान लिख रहे थे 2002-3 में, तो वो अपनी तरह लिख रहे थे। 2024 में नीलोत्पल लिख रहे हैं तो अपनी तरह लिख रहे हैं। वो कहेगा ये सही, लेकिन ये लोग कौन है जो 2024 में प्रेमचंद की तरह लिख रहे हैं? ये तो फ्रॉड है ना बहुत बड़ा। ये जो आप कौन सी परंपरा, आप पीछे ले जा रहे हो उस परंपरा को ना भाई। हम अल्टीमेट बात क्या है कि जो एक परंपरा है, वो परंपरा है क्यों, कि उसी एक नदी बह रही है, उसमें कभी प्रेमचंद जी ने उसी में अपना मुँह धुला था, वही नदी के एक हिस्से में हम थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए हम लोग अपना अक्स देख पा रहे हैं, है ना। तो ये इसके जैसा नहीं हो, अरे क्यों होगा उसके जैसा? जिस मिनट में किसी के जैसा हूँ उस मिनट ही में ट्रू नहीं है, वो सच नहीं है, वो मैं एक झूठ को बुन रहा हूँ कि मैं ब्लफ दे रहा हूँ कि अच्छा मैं हम लोग को नहीं होता है एकदम से आता है जादूगर और एकदम लाइट जलने लगती है पर्दे, हम उस वाले खेल में नहीं है ना, कि थोड़ी देर के लिए वो उजाला जब हो जाता है, जैसे बिजली चमकती है और 1 सेकंड से कम में उजाला होता है, उतने में तो कोई दुनिया थोड़ी ना देखनी है। भले हम एक दिया ही लेके चलें, लेकिन एक कदम सही से देखें ना, हम लोग उस खेल में है ना, एक कदम भी चलें सही से दिख पाए। तो जो क्रिटिसिज्म है कि सतही है और ये वो, तो मुझे लगता है ना कि जो लोग करने वाले हैं,
आई थिंक वो एक रैंडम, क्योंकि इंटरनेट पे क्या हुआ, एक सुविधा हो गई है कि आप 150 रुपये का रिचार्ज कराइए, तो उसके बाद, क्योंकि उसके बाद क्या है ना कि देखिए क्रिकेटर बनने में बहुत साल लगता है, एक IAS PCS अधिकारी बनने में बहुत साल लगता है, बैंक PO बनने में भी बहुत साल लगता है, कोई आपको MBA करने में भी कम से कम 2 साल की पढ़ाई, 1 साल की तैयारी 6 महीने की लगेगी, एक घटिया से घटिया इंजीनियर बनने में 5 साल लग जा रहा है, 4 साल की पढ़ाई, 1 साल की तैयारी, ये सब करके। लेकिन एक ट्रोल बनने में 150 रुपये का एक डेटा पैक लगता है ना। तो उस जो पूरा ये पूरा है ना कि वो सबसे आसान है बनना। तो इसीलिए जब मन में आज मूड ऑफ है, देखा क्या चला, अरे ये तो कुछ नहीं है भाई, लिखते तो, अरे इस स्पेस में मेरे को अभी तक पिछले 7-8 साल में जब से थोड़ा मेरे को समझ में आना शुरू हुआ, मेरे को एक भी जिसने क्रिटिसाइज इस बात पे किया हो वो हमारी किताब पढ़े और देख के बताए कि इसमें क्या गड़बड़ है, ऐसा डिटेल में 1-2 पैराग्राफ भेजे तो हम समझ में आए। क्रिटिसिज्म की बात अगर आपके ऊपर जो पर्सनली जो क्रिटिसिज्म है, वो 3-4 चीज़ें आपके बारे में खासकर हमें रिसर्च में देखने को मिली। एक तो ये कहा जाता है कि आपने खुद कहा था कि मैं आज भी अपने आप को फिल्मों का हिस्सा नहीं मान पाता हूँ, मैं फिल्मों से वैसा कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आपकी राइटिंग में आमतौर पे ये कहा जाता है कि भाई आपकी राइटिंग फिल्मी स्टाइल की ही है, आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा फिल्मी है। और वो अभी एक एक करके चीज़ों पे आएंगे। पहली चीज़ तो ये, दूसरा वो थोड़ा सा सुपरफिशियल है, तीसरा कि वो एक सर्टेन डेमोग्राफिक को ही अट्रैक्ट करता है, जो शहरों का जो मिडिल क्लास है उसी डेमोग्राफिक को वो टच करता है। तो वो ट्रू सेंस में इंडियन कल्चर को और उस हेरिटेज को नहीं कवर कर पा रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है हमें काम है बड़ा क्या आप, मुझे लगता है बड़े कई सालों की रिसर्च के बाद कुछ निकला ऐसा नहीं। देखिए क्या है, मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे मेरी जो सच्चाई है ना कि ये मेरा पर्सनल नहीं मैं आई एम श्योर जो जहाँ से भी आपको ये मिली होगी इन्फॉर्मेशन, मैं जो मेरी जो भी सच्चाई है कि जैसे मैं जिन शहरों में रहा, हरदोई, शाहजहाँपुर, मैं अपने गांव जब गया हूँ लौट के, जब भी गया हूँ तो हम तो छुट्टी में गए हैं देखने के लिए, है ना। तो मैं इसीलिए अगर मैं गया हूँ वहाँ पे, कभी शादी पड़ गई, कभी कोई मर गया तो उसमें गया हूँ मैं, उसमें मैं कभी ऐसा हुआ ही नहीं कभी एक स्ट्रेच में कि मैं 6 महीने तक गाँव रहा हूँ। पिछले 20-25 साल में तो ऐसा नहीं हुआ, है ना, ऐसा मौका ही नहीं दिया जीवन ने कि मैं जाके रहा हूँ। तो अगर कल को मैं गाँव की अब कहानी कहूँगा, है ना, तो पहले तो मैं एक नकली कहानी कहूँगा, क्योंकि मुझे लगा अच्छा मुझे तो बड़ा प्रूव करना है ना किसी क्रिटिक को कि मैं कितना भदेस, और जाके मैं बिल्कुल अब रेनू की तरह जाके मैं गाँव में, मेरा वो जीवन ही वैसा नहीं रहा। मेरा जीवन जो रहा है जिन शहरों में रहा है, मैं वो कहानी, सुधा और चंदर की अगर कहानी है वो अगर मुंबई में रहते हैं, अगर चित्रा और सुदीप की कहानी है वो एक कोई दिल्ली में रहता है और एक कोई लखनऊ का एक लड़का है जो मुंबई में रहता है, या फिर यार पापा में जो मनोज साल्वे की कहानी है कि एक लॉयर है जिसकी वाइफ गोवा में रहती है, उसकी बेटी पुणे में पढ़ती है। तो मेरी दुनिया चूँकि ये रही है, पुणे में क्या मैं रहा हूँ, बिल्कुल मैं रहा हूँ, मैं वहाँ 2.5 साल 2 साल रहा हूँ। मैं क्या दिल्ली में रहा हूँ, बिल्कुल मैं वहाँ पे रहा हूँ, मुझे एक दुनिया पता है। क्या मुझे लॉयर की दुनिया समझ में आती है? हाँ, थोड़ी बहुत समझ में आती है। क्या मुझे स्टार्टअप की दुनिया समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है, क्योंकि मेरे दोस्त कितने सारे स्टार्टअप आज की डेट में चला रहे हैं, कोई कहीं पे CEO में, कितने सारे लोग फाउंडर, मुझे वो दुनिया समझ में आती है। अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान में आज की डेट में जब से एक स्टार्टअप वाला शो आता है, शार्क टैंक आ रहा है, आप बहुत बच्चों से पूछो ना तो वो क्या कर रहे हैं, उनसे पूछो क्या बनना चाहते हैं। आज से 20 साल पहले जवाब उनके अलग थे। बहुत सारे लोग बोलेंगे हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान बदल भी तो गया ना। अब मैं कैसे उसको बोलूँ कि नहीं मैं तैयारी करके ये करना चाहता हूँ, वो हिंदुस्तान बदल गया, शिफ्ट हुआ है ना एक। तो उस बदलते हुए हिंदुस्तान में मैं बदलती हुई कहानियाँ ही तो लिखूंगा। मैं वही बात बोल रहा था ना कि अगर 2024 की सच्चाई क्या है, आज की डेट में कितने ऐसे बच्चे हैं, मुझे बलिया के, गाजीपुर के, भोपाल के सबर्ब्स के जो बच्चे दिखते हैं, वो क्या, उनको बोल दो क्या करेंगे, तो कहते हैं भैया हम रील बनाते हैं। ये रील की सच्चाई थी कि आज से 6 साल पहले, 6 साल पहले नहीं थी, 4 साल पहले एग्जैक्टली शुरू हुआ था, शायद कोविड के टाइम पे उस समय शुरू हुआ था, और वो रील बना के पैसा बना ले रहे हैं। वो एक उनका एक पूरा करियर है। आप देखिए कितने सारे ऐसे चैनल हैं यूट्यूब के जो ठीक ठाक उनको वो अपना जा रहे हैं, अपना यूट्यूब का वीडियो बनाते हैं और वो ठीक ठाक अपनी टीम भर का एक सर्टेन पॉइंट के बाद बना ले रहे हैं। ये सब प्रोफेशन एग्जिस्ट कर रहा था क्या आज से 5 साल पहले? तो जब वो नहीं एग्जिस्ट करता तो ये बदलता हुआ हिंदुस्तान जो मैं सच्चाई देख रहा हूँ, मैं उसको अपने तरीके से व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कल को गाँव की कहानी नहीं लिख दूंगा जाके, सतही है और वो नहीं है, वो तो मैं डिसाइड करने वाला हूँ नहीं। मैं तो एक ईमानदार बात अपनी कह रहा हूँ। वो तो जो चीज़ कोई सतही बोल रहा है, कोई उसमें ऐसा ही बोलता है सर मेरी लाइफ बदल गई। एक मैंने गलती से किताब लिखी थी मुसाफिर कैफ़े नाम की। अब वो किताब लिखने के बाद बहुत लोगों ने नौकरी छोड़ दी,
बहुत लोगों ने उस नाम का कई जगह कैफ़े खुल गया। मैंने तो ये डिसाइड नहीं किया था ना कि भाई मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा कि लोग ये पढ़ के मैं खुद नौकरी कर रहा था उस किताब के आने के बाद, उसको पढ़ के लोग नौकरी, मैं सोच रहा हूँ यार ऐसा मैंने क्या इसमें कर दिया है कि मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ पा रहा हूँ, कुछ लोग जो पढ़ के नौकरी छोड़ दे रहे हैं, कैफ़े खोल दे रहे हैं। 10-12 लोगों ने उस नाम से या उस तरीके के आइडिया पे कैफ़े या एक दुनिया खुली, अपनी उनकी लाइफ बदल गई। लेकिन जो लिखने वाला है वो तो जा रहा है रोज़ ऑफिस, वहाँ ट्रैफिक में खट रहा है, वो कर रहा है। तो अब आप जिसने वो पढ़ के इंस्पायर होकर अगर कहीं पे कैफ़े खोला है, तो क्या उसका जीवन को आप सतही बोल दोगे? वो तो बहुत डिस्काउंट करने वाली बात हो गई ना। आप एक चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो कि उस किताब में जो भी था, एक उस किसी को एक सपना दिया और एक विजन दिया। रामायण और महाभारत इसलिए नहीं बड़ी किताबें हैं क्योंकि उसमें कहानी बड़ी अच्छी है, वो इसलिए बड़ी किताबें हैं क्योंकि उसमें एक जीवन का दर्शन बहुत बड़ा है। वो एक जीवन कैसे आप डील करें इस लाइफ से वो बताती हैं। तो मुसाफिर कैफ़े जब तक मैंने लिखी थी, मुझे नहीं, मैं ये नहीं कंपेयर कर रहा हूँ कि वो रामायण जैसी है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि उसमें हम सारे लोग फंसे हुए लोग हैं अपने अपने जीवन में, हम सारे लोग स्टक हैं, हम जहाँ हैं वहाँ नहीं होना चाहते हैं ना। तो हमारे अंदर एक सपना है कि हमें सबको पता है कि आज मैं अपनी दुकान बंद करूँ तो मुझे परसों सुबह कहाँ जाके क्या करना है, लेकिन क्या हम अपनी दुकान बंद कर पाते? नहीं। लेकिन जब कहानी में कैरेक्टर कर लेता है तो आपको हिम्मत मिलती है कि यार चंदर ने कर लिया तो शायद एक दिन मैं भी कर लूँ, मेरे अंदर का चंदर भी कर पाए। अब वो सतही बात है क्या? नहीं है ना। नहीं, तो आपके लिटरेचर को लेके सतही नहीं कहा जा रहा है, वो ये है कि आप सिर्फ एक वाइडर ऑडियंस को कैटर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो इसलिए भी सच नहीं है ना कि जिस तरीके आप देखिए, आप परसों शो में आए थे, आपने देखा, मुझे ये बताइए कि हिंदी में मैंने तो एक अलग ही रूप देखा है तो उस चीज़ कितने का। ऐसे लेखक हैं आप अब, और मेरे को आकि आप 500 रुपए का टिकट लगा के किसी व्यक्ति को आप बुलाएं और वो अपना सब ट्रैफिक झेलते हुए, सब करते हुए अपने दोस्तों के साथ वो करके वहाँ आए, और 327 लोगों का हॉल था, आपने देखा लगभग वो भरा हुआ था, और वो आए और आके बैठे और 1.5 घंटे कहानी सुने जिसमें ना कोई म्यूज़िक बज रहा है, ना जब मैं स्टेज पे आया तो कोई धुआं छूटा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ ना, एकदम से कोई आके खूब ज़ोर ज़ोर से ये भी नहीं चिल्ला रहा था कि अरे, जैसे होता है कि अरे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आने वाला, किसी ने आके कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया। एक लोग आए, शांति से सुना, कुछ लोग इमोशनल हुए, किसी को अच्छा लगा ये। और जो कहानी थी उसमें अलग अलग एज ग्रुप के जब लोग थे, तो इसका मतलब है कोई मेरी सच्चाई है जो उनसे कनेक्ट करके 300 लोग बहुत 300-325 लोग बहुत बड़ी घटना है अगर आप टिकट लेके उस चीज़ को आ रहे हैं। क्योंकि हमारी तो किताब ही 150-200 रुपये में तो किताब पढ़ सकता है वो आदमी ना, 6 घंटे चलेगा वो 8 घंटे चलेगा। तो ये अपने आप में है। तो मैं जिस पूरे मतलब जो इस रिमार्क को या इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे देखता हूँ कि अल्टीमेटली, और अगर आप किताब के भी नंबर देखो तो धीरे धीरे वो 5 लाख 4 लाख स्पेस में लोग पढ़ चुके होंगे, मतलब पढ़ने वाले तो और भी ज़्यादा होंगे। वही है कि तो वो जो पढ़ चुके होंगे, तो आदमी जब एक घर में किताब जाते हैं ना, एक व्यक्ति नहीं पढ़ता है, एक हॉस्टल में जब किताब जाते हैं ना, एक नहीं पढ़ता, 150 लोग पढ़ते हैं वहाँ। तो वो सब है, तो वो भी मतलब जायज़ नहीं है बेसिकली। और अगली बार आप ये करिएगा, एक कुर्सी और हम लोग यहाँ लगाएंगे तो मैं अभी इस पे उनका भी मैं स्वागत करूँगा, जो भी, अगर हम लोग 2-3 लोगों को भी बैठा सकते हैं तो जो कर रहा है फिर हम सीधे ही बात कर लेते हैं ना। अब हमेशा ये कहते हैं कि भाई जो उपन्यासकार हैं वो अपने जीवन यापन के लिए कोई और काम क्यों करें, हम ऐसा सिस्टम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं कि वो सिर्फ उपन्यास से, बल्कि वो फिल्मों के स्क्रीन प्ले भी क्यों लिखे, फिल्मों की कहानियाँ भी क्यों लिखे, वो सिर्फ उपन्यास लिख के ही अपनी आजीविका क्यों नहीं कमा सकते। तो पिछले 10 सालों में आपने उस डायरेक्शन में कि वैसा बेस क्रिएट किया जा सके, आपने क्या काम किया है या उस डायरेक्शन में, एंड हम सबको कलेक्टिवली किस तरीके के एफर्ट करने चाहिए कि ये चीज़ पॉसिबल हो पाए। तो ये बहुत सही चीज़ आपने बोली कि जैसे देखिए क्या है ना, आज की डेट में अगर कोई लेखक बनना चाहे तो उसके लिए क्या रास्ता है, यही घुमा फिरा के जो मोटी मोटी बात है कि जैसे हमें ये पता है कि हम इंजीनियर बनेंगे तो हम क्या पा सकते हैं, क्योंकि हमारे मोहल्ले में किसी चाचा का लड़का है, कोई मौसी का बच्चा है, कोई बुआ जी का बच्चा है, बेटी है, वो लोग गए, कोई अमेरिका चला गया, कोई लंदन चला गया, कोई कहीं चला गया, एक वो टेम्पलेट है उसमें। एज अ राइटर अगर आज की डेट में आप सोचें तो क्या है, आप ना इस चीज़ को उल्टे तरीके से देखते हैं कि अगर कोई इंजीनियरिंग करने भी गया तो उसको 4 साल लगा इंजीनियरिंग करने में, 1 साल तैयारी, 6 महीना लगा, 12th के बाद भी हो गया, उसके बाद से जब तक वो रिस्पेक्टेबल अमाउंट कमाने लगता है वो एक 10 साल का वक्फा है। उसको लगता है, ऐसा नहीं है ना पहले दिन ही आप एंट्री लेवल गए तो और अपने आपको बिल्कुल बहुत हो गया, एक्सेप्ट कि आप कुछ एक फ्यू प्लेसमेंट कुछ एक कॉलेज में हो। मोस्टली लोगों का एक हम्बल बिगिनिंग शुरू होती है। एज अ राइटर जब आप इस फील्ड में आते हैं तो होता है क्या है कि हम लोग एक चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बस हमारी एक किताब आ जाए,
एक किताब आ जाए ना, हमारी लाइफ बदल जाएगी। हम लोग को होते हैं कि हम लोग तो हार्पर ली की तरह टू किल अ मॉकिंग बर्ड ही लिख रहे हैं कि बस एक किताब आएगी बिल्कुल वो हो जाएगा, है ना। हम लोग नहीं है वो व्यक्ति। हार्पर ली किसी से पूछने भी मुझे तो नहीं लगता है कि, जैसे वो एक और किस्सा है ना कि वो जा कोई पूछ के तो लिखता नहीं है। मैं एक कहानी की तरह इसको बताता हूँ। बिथोवन जो संगीतकार थे, बहुत बड़े हुए, जब 16 साल के थे तो उनके पास एक व्यक्ति आए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हारी तरह बजाना चाहता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मतलब मेरे भी म्यूज़िक में वो जादू हुआ कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं। तो बिथोवन ने कहा इसमें तो क्या है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप एक काम करो 4 साल इस वाले इसकी प्रैक्टिस कर लो, 4 साल ये बी की प्रैक्टिस कर लो, 4 साल सी की कर लो, 4 साल डी की कर लो। उन्होंने 20-25 साल का प्रोग्राम बता दिया उनको कि ये प्रैक्टिस करिए, फिर तो आसानी है, फिर तो मेरा क्या, आप मेरे से बेहतर बजा लेंगे। तो उसने कहा एक बात बताओ, तुम बता रहे हो 20 साल का प्लान, 25 साल का, तुम्हारी उम्र तो 16 साल है, तुमने कब कर लिया ये? तो बिथोवन ने कहा कि मैं किसी से पूछने भी तो नहीं गया था ना कि कैसे करना है। तो जो बात है कि आज की डेट में अगर आप पैदा हो रहे हैं तो आप ये मानिए कि ये लंबा गेम है। जैसे जब नीलोत्पल आए और किताब लेके अपनी आए, तो वो फुल टाइम राइटर होने के लिए आए यहाँ पे। पहले तो अप्रोच है, जैसे मैं भले नौकरी करता था टेलीकॉम कंपनी में, जब मैं फ्राइडे लौटता था तो शनिवार और संडे जो होता था मैं भले 2 ही दिन लिख पाता था, एक ही दिन लिख पाता था, कभी घूमने चले गए, कभी कोई बर्थडे पार्टी हो गई, कभी कोई दोस्त से मिलने चले गए, लेकिन साल भर में सैटरडे संडे भी 52 104 दिन है। अगर आपको गिटार भी सीखना है ना तो आप इसको 104 दिन को ना एक साथ जोड़िए तो 3 महीने से ज़्यादा है। हम लोग क्या होता है ना, उसको 2 दिन की तरह देखते हैं, वो एक्चुअली 3 महीना है जो हर वीकेंड, उसमें भी होली दिवाली है, हिंदुस्तान में तो 150 दिन तो छुट्टी होती है, 130-40 दिन तो होती है, 150 दिन बहुत महीने हैं ना, 4 महीना है। आपको कोई पैशन फॉलो करना है तो 4-4 महीने पहले जॉब के साथ करके देखिए आप। जब आप फ्राइडे लौटिए तो ये मत सोचिए 2 दिन, आप ये सोचिए 36वां और 37वां दिन है मेरे पैशन फॉलो करने का। वो कैलेंडर बना के एक तो रख लीजिए, डेट बना के, ये 48वां 49वां दिन है। और आप ये मान के चलिए कि एक किताब से नहीं होगा, आपको ये लंबा गेम खेलना है। एक घटिया से घटिया डॉक्टर इस देश में बनने के लिए पहले तो पेपर ही हो जाए, वही आजकल चल रहा है अभी तो पेपर ही देना मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर आप एक डॉक्टर बनना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस सेट होने में कम से कम 10-12 साल का प्रोग्राम है वो, तब आप बड़े डॉक्टर बनेंगे, उसकी भी 10 साल बाद की बात है। लेकिन एक ठीक ठाक डॉक्टर बनने के लिए कि जैसे प्लेसमेंट हो जाए, आपको 10-12 साल देना है। तो अगर आप एज ए राइटर बनने आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है, आपने कविता लिख दी है या आपने 4 कहानी लिख दी है या एक किताब लिख दी है, उससे आप फुल टाइम राइटिंग नहीं कर पाएंगे, आपका वो नहीं हो पाए, मतलब आप कमा नहीं पाएंगे उस तरीके से। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे लिख के हम नहीं कमा सकते, मालूम है, आप ये सोचिए क्या आप उतनी मेहनत कर सकते हैं कि आप फुल टाइम है। जैसे मैं जो 2 दिन बोल रहा हूँ, मैं कभी भी ना 2013 से, जब से मेरी पहली किताब आई, 2012 जब किताब लिख रहा था पहली, मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं 2 फुल टाइम काम कर रहा हूँ, एक मेरा जॉब है और एक राइटिंग है। इससे भी पैसा आ रहा है, राइटिंग से भी पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन पैसा आएगा और एक दिन इतना आएगा कि मैं ये छोड़ सकता हूँ। लेकिन मैंने उसमें 10 साल दिए ना, 8 साल दिए, तो 8 साल 10 साल आप देंगे और आप मेहनत करने को अगर आज की डेट में तैयार हैं, क्या जो मीडियम बदल रहे हैं भले, और मैं ये देखिए चूँकि किताब चलेगी नहीं चलेगी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जितने मीडियम खुल गए, मैं फिल्म को भी 1 मिनट के लिए हटा दीजिए, अगर आप केवल स्टोरीज़ लिखते हैं तो भी ऑडियो से लेके आसपास के इतने मीडियम उस स्पेस में खुल गए हैं, चाहे रेडियो के लिए भी लिखना हो, चाहे वो फ्रीलांस उसमें काम करना हो, किसी के लिए वेबसाइट ही लिखनी हो, मैं तो कह रहा हूँ वो इतनी दुनिया खुल गई है अदर देन, और केवल कहानी लिख के भी कितने प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, आप जाइए, कितना मैं देख रहा हूँ अभी ओपन माइक में एक नई दुनिया खुल रही है, जो आते हैं वो अपनी अपनी कहानी लोग बता रहे हैं। हर महीने मुंबई में टिकटिंग शो लोग कर रहे हैं और उसमें भी लोग आते हैं, 40 लोग भी आते हैं। इंपॉर्टेंट 40 लोग नहीं है, इंपॉर्टेंट वो कहानी है कि वो 40 लोगों को टच करेगी ना, तो एक दिन वो 400-4000 को भी कर सकती है। आपके पास हर हफ्ते वो मौका है, कभी भी जाइए, रजिस्टर करिए, अपने आप को टेस्ट करिए, वहाँ पे परफॉर्म करिए, वहाँ पे उसी से तो निकलेगा ना। जो जैसे कवि सम्मेलन का एक इकोसिस्टम बना हुआ है, सालों से हो रहा है, तो उसमें है कि पता चला कोई अग्रवाल साहब उसमें पैसा लगा देंगे, कोई ज्वेलर पैसा लगा देगा, कोई करेगा, बट वो 40 साल का इकोसिस्टम, आपका इकोसिस्टम अभी बन रहा है, बट क्या आप 10 साल इस मीडियम को देने को तैयार हैं? और मैं शर्तिया ये कह सकता हूँ कि 10 साल आप देंगे और आप सही से, एक तो गलत दिशा में न दें, पहले तो सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप उस फुल टाइम अप्रोच के साथ अगर इस गेम में आएंगे ना, तो आपका ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि फुल टाइम अप्रोच के साथ आएंगे तो आप अच्छे से करेंगे। आप फुल टाइम काम आदमी कैसे करता है, डंडा भी खाता है लेकिन करता है ना, डांट भी खाता है तो अच्छे से करता है ना, ये टारगेट है मुझे अचीव करना है। तो आप इसको, कोई भी जो आ रहा है, लड़का या लड़की इस दुनिया में 20 साल का, 21 साल का, 25 साल का, 30 साल का, आप उस लॉन्ग टर्म अप्रोच से आएंगे तो यहाँ पे आप
बना लेंगे और आप एक हम्बल जो अर्निंग होती है, केवल राइटिंग, अगर बुक से लिखना है तो भी आप कर सकते हैं। बट आप ये देखिए कि 2024 में ना, जब आप ये सब धरती नष्ट हो जाए और जब खुदाई हो और कोई इसको खुदाई करे और निकाले, तो जो मैन्युस्क्रिप्ट मिले, जो किताब आपकी मिले ना, तो कहेगा कि अरे यार ये तो 2024 में छपी थी किताब, लेकिन ये तो यार ये क्यों ऐसा लिख रहे थे कि 1960 जैसा क्यों लग रहा है। वो ईमानदारी रहे उसमें, हमें उसमें खुशबू आए 2024 की। प्रॉब्लम ये है ना कि हम 2024 में रह के हम होना चाहते हैं। हम प्रेमचंद, कितने लोग, आप जैसे आप देखिए, प्रेमचंद ने 400 से ऊपर कहानी लिखी है। हिंदी में इस समय कितने ऐसे लेखक हैं आज की डेट में जिन्होंने 400 के आसपास कहानियाँ लिखी हैं? मंटो ने कितनी कहानियाँ लिखी? आप प्रेमचंद होना आसान नहीं है ना इसी मामले में। आप जैसे, मैं एक दिन जोड़ रहा था कि मैं ऑडियो शोज़ के लिए 7 शो किए, हर शो में मैंने 10 से ज़्यादा, 12, किसी में 15 कहानियाँ हैं वो क्रिएट की। फिर अपने लिए लगे, शॉर्ट स्टोरी 3 लिखी। कितनी शॉर्ट स्टोरियाँ ऐसी हैं जो मैंने नहीं लिखी। तो मेरे दिमाग में अभी भी है कि मैं भाई कम से कम मैं जल्दी से जल्दी 400 लिखूँ। फिर से एक बार रे ब्रैडबरी का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक दोबारा, उनसे किसी ने पूछा ना कि हम क्या करें लिखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि पहले तो आप 1000 दिन तक रोज़ एक एक कहानी पढ़िए, पढ़ के सोइए, एक शॉर्ट स्टोरी पढ़िए 1000 दिन। 1000 दिन मतलब 3 साल से ज़्यादा। फिर उन्होंने कहा आप हर हफ्ते जब ये आप काम कर लीजिए तो हर हफ्ते एक कहानी लिखिए। कहते जब आप 52 हफ्ते तक कहानी लिखेंगे तो इस धरती पे कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति कि 52 हफ्ते तक लगातार खराब कहानी लिख पाए। आप एक ना एक कहानी अच्छी लिख देंगे, और एक कहानी लिखने के लिए 52 कहानियाँ लिखना बहुत कम मेहनत है। अगर ये मेहनत के लिए आप तैयार हैं तो आपका स्वागत है। सर, फिल्मों की ही जब हम बात करते हैं तो एक चीज़, इतना पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है, नए नए राइटर्स आ रहे हैं, बट अगर बॉलीवुड को सेंटर में रख के हम बात करें तो ऐसा लगता है जैसे कहानियों का अकाल पड़ गया है। एक साल में तकरीबन 1000 फिल्में रिलीज़ होती हैं, कोई 4 से 5 फिल्में भी ऐसी नहीं होती हैं जो उतना इम्पैक्ट छोड़ पाएँ कि हम उसको याद रखें या उसको, उसकी सिनेमैटिक जो ब्रिलियंस है उसको हम अप्रिशिएट कर पाएँ। क्या वजह है? नए राइटर्स को मौका नहीं मिल रहा, या नई कहानियाँ कहने से वो लोग डर रहे हैं? क्या रीज़न है? देखिए, उस मीडियम को ना, जो फिल्म है मीडियम ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मीडियम है, क्योंकि वो प्राइमरीली, भले कहानियाँ हम उसमें कह रहे हैं, लेकिन वो मीडियम प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स मीडियम है, स्टार्स मीडियम रहा है प्राइमरीली, है ना। और अभी से नहीं, राही साहब ने आज से वर्चुअली 40 साल पहले किताब लिखी थी, सिनेमा और संस्कृति, और उसमें बहुत सारे उनके एसेज हैं। उस ऐसे में एक जगह एक लाइन है, वो दिलीप कुमार साहब के साथ कुछ बातचीत उनकी चल रही होगी, उस रेफरेंस में कहीं पे एक बात थी कि मुंबई में कहानी नहीं, हीरो की हाँ बिकती है ना। और ये पिछले 40, मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं चैनल में भी एक रहा हूँ, कमिश्निंग टीम में भी रहा हूँ, हमने शो भी बनाए हैं। देखिए, अगर आप ना इसको केवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मत देखिए, आप बाहर भी अब चले जाएंगे ना तो वहाँ पे भी ख़राब फिल्में बनती हैं, क्योंकि यहाँ तक अब वैसी फिल्में सारी नहीं पहुँचती हैं, वो रेशियो, क्योंकि ये ट्रिकी बिजनेस है, ये बिजनेस है ना, पहले इंडस्ट्री है ना, ये ऐसा नहीं है ना कि बहुत इसमें, तो हम यहाँ पे जो पैसा डाल रहा है वो रिटर्न के हिसाब से डाल रहा है ना। तो पहला फिल्टर कहानी है, अब हम लोगों को समझ में आना शुरू हुआ है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कई बार रीच की वजह से अच्छी कहानी हम तक नहीं पहुँचती, अभी भी अच्छी कहानी ना आपको पहुँच जाती है। उन्होंने अभी विलेज रॉकस्टार जो बनाई थी फिल्म, जिसको नेशनल अवार्ड मिला, तो आप देखिए कितनी उन्होंने अपने स्पेस में एक जाके कहानी बनाई जो टच की। लेकिन क्या विलेज रॉकस्टार सबने देखी होगी? नहीं, भले वो किसी प्लेटफॉर्म पे होगी, देखी होगी, लेकिन कम लोगों ने उसको देखा। तो हम लोग का ऑडियंस भी ना, जो ये चीज़ जैसे ना कि वो क्यों नहीं है, इसमें बहुत बड़ा हमारी ऑडियंस का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जब आती है फिल्में तो हम कैसी फिल्मों को देखने जाते हैं। हमें जब फिल्म आती है तो हम कैसे लोगों के साथ अपना दोस्तों को इकट्ठा करेंगे, भाई ये फिल्म देखनी है। अभी लापता लेडीज़ आई है ना, अब बहुत ही सिंपल कहानी है ना, अच्छी है बुरी है ये अलग डिबेट है ना, कि वो की है। लेकिन अगर आप जाएंगे और आपको कोई चीज़ उसमें टच की, एक बात उन्होंने कही, और वो जो इतनी मासूमियत से वो जो एक्टर बोलते हैं उसमें कि अंग्रेज़ी में बताएं आई लव यू, वो टच करता है। भले मेरी तो जैसी भी अंग्रेज़ी थी, मुझे बिल्कुल टच किया, मैंने कहा यार कितनी बड़ी, जबकि आई लव यू से ज़्यादा क्लीशेड डायलॉग है ही नहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तूने आई लव यू बोल दिया, आई लव यू हो गया, आई लव यू से ज़्यादा क्लीशेड क्या है? सबसे ज़्यादा बार यही डायलॉग बोला गया होगा जब से फिल्में बन रही हैं। लेकिन उस आई लव यू को भी उन्होंने उस कन्विक्शन से बोला, तो इतना अच्छा लगा। तो चूंकि वहाँ पे एक रिटर्न मॉडल है, तो रिटर्न मॉडल में एज अ बिजनेस साइड में आपको बताता हूँ होता क्या है। आप क्या सोचते हो कि आप इसमें डाल रहे हो से 50 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए, आप सोचते हो कि इसमें इतने में एक्टर आएंगे, इतना इसका मैं प्रमोशन करूँगा, और ये 20 का जो डायनेमिक्स है, जो डिस्ट्रीब्यूटर, और एग्जैक्ट नंबर तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा वो,
लेकिन जब तक वो 50 करोड़ 20 करोड़ इन्वेस्टेड जिस फिल्म में है 50 करोड़ नहीं करेगी, तब तक सब लोग पैसा नहीं बनाएंगे उसमें। वो एक रियलिटी है उस धरती की। जैसे आज की डेट में अगर पहले बीच में लोगों ने क्या किया कि फिल्म बनाई और OTT प्लेटफॉर्म के पास ले गए, OTT ने कहा अच्छा इसमें एक्टर है ये है, अच्छा ठीक है लाइए हम इतने पैसे देते हैं। अब OTT ने इधर अपना सुर क्या बदला, उन्होंने कहा कि आपको पैसा चाहिए ना हमसे, आप एक काम करिए फिल्म रिलीज़ करिए, फिल्म अगर वहाँ अच्छा करेगी जो पैसा आप बोलेंगे आपको प्रूव करके आइए ना। तो उन्होंने वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि आप प्रूव करके आइए। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अभी देखिए मैं जस्ट अभी जब ब्रेक में थे तो मुंजिया जो फिल्म है अमर कौशिक जी ने जो प्रोड्यूस किया है, आप सोचिए कोई इसमें बड़े स्टार हैं इस समय के नहीं है, एक कैरेक्टर है वो है। आप अगर एक ऐसी कहानी भी कहते हैं उसने जस्ट 100 करोड़ क्रॉस किया, ये कितनी बड़ी घटना है। अभी इधर जैसे लापता लेडीज़ जैसी फिल्म का हिट होना ये बहुत बड़ी घटना है, ये स्पेस बना रही है। तो भले वो 4-5 बड़ी फिल्में हैं या वो सब हैं, लेकिन ऐसी फिल्में अगर पिछले साल मान लीजिए 10 थी और इस साल अगर 18 है ना, तो हम सही दिशा में हैं। ये एक दिन में तो सब बदल नहीं जाएगा ना, एक दिन सब उठेंगे जादू से सही हो जाएगा। चूँकि अब आप एक चीज़ और देखिए, जो OTT में भी हम लोग के मित्र हैं श्रेयांश पांडे, TVF में क्रिएटिव हैं, कितने सारे शोज़ उन्होंने, अभी गुल्लक उन्होंने डायरेक्ट किया है, शो रन करते हैं बहुत सारे शोज़, पंचायत में क्रिएटिव है। तो उनके आगे मैं देखता हूँ TVF में अरुणब ने जो एक दुनिया बनाई ना, कि वहाँ पे कई सारे इंजीनियर्स हैं वहाँ पे जो राइटिंग टीम में हैं। बट TVF को तो मैं बॉलीवुड में इंक्लूड करके बात कर ही नहीं रहा। हाँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये जो इकोसिस्टम है ना, जो वहाँ पे राइटर्स आज ट्रेन हो रहे हैं ना, और 5 साल वहाँ पे जो शोज़ बनाएंगे ना, जो वो स्केचेस लिखेंगे, जो वहाँ पे करेंगे, मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ कि इन्हीं में से राइटर्स जो निकलेंगे कल को, जो बड़ी फिल्में या जो फिल्में बड़ी होंगी वो लिखेंगे। क्या है ना, इकोसिस्टम ये लोग बहुत अच्छा, ये क्या ना, ये इकोसिस्टम आज से 15 साल पहले नहीं था ना। तो ये क्या ना, अभी ये बदलेगा और इतनी तेज़ी से बदलेगा कि हम उस वर्ज पे हैं कि जब ये बदलेगा। अभी ऐसे बहुत सारे लोग उस स्पेस में आ रहे हैं कि जो, क्योंकि क्या है ना, बॉलीवुड भी इतना बड़ा जो हाथी हम मान लेते हैं, वो बदलता तो ऐसे ही ना। अगर आप देखोगे जैसे तमिल फिल्मों में या जो मलयाली फिल्में हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक मॉडल क्रैक किया। अभी एक मैंने फिल्म देखी थी मंजूमल बॉयज़, है ना। मंजूमल बॉयज़ पहली मलयाली फिल्म है, इसने 200 करोड़ रुपए क्रॉस किए हैं, ठीक है, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। 200 करोड़ क्रॉस करने वाली पहले कोई बड़ा स्टार है उस फिल्म में नहीं है। और दोस्तों की एक बहुत ही ऐसी कहानी है कि आप भी उड़ जाते हैं। आपको शुरू में जब मैंने देखना शुरू किया, मैंने यार इस फिल्म में हो क्या रहा है, कौन हीरो है, मैं किसको फॉलो करूँ, कौन है, हम लोग वैसा है। और वो जाते हैं, वो एकदम से इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे उन्होंने काम किया है कि जब गाड़ी में वो बैठते हैं, एक सीन है उसमें, गाड़ी में बैठते और एक लड़का कान में बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है और वो कहता है, अरे उसके कान में, उसके भाई को लगता है, कहता है पीछे जाके बैठ, क्या क्या बोल रहा है तो वो पीछे जाके बैठता है। और उनका एक दोस्त जब खाई में गिर जाता है, जो उस सुरंग में, सब चिल्ला लेते हैं, किसी की आवाज़ नहीं है, तो जो चिल्लाता है लड़का वो आता है, जो वो पहली बार चिल्लाता है तो उसकी आवाज़ वहाँ पहुँचती। इतनी डिटेल में उन्होंने काम किया है। आपको देख के दोबारा जब देखते हो तो आपको गूज़बम्प हो जाते हैं कि भाई साहब क्या सोचा है इन लोगों ने। और जबकि एक रियल घटना की कहानी को उन्होंने फिक्शनलाइज किया है बहुत डिटेल में, और उन्होंने वो एक हाइपर लोकल दुनिया की जब कहानी कही, और वो मलयाली इंडस्ट्री को 200 करोड़ जैसे उस फिल्म ने किया ना, तो 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ की 25 फिल्मों का रास्ता खोल दिया। हम लोग उस वर्ज पे हैं, तो इसीलिए मैं बहुत उम्मीद से देखता हूँ कि जो पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है वो बहुत, हम उस वर्ज पे हैं कि हम भी, आप देखो ना इधर पिछले 3-4 महीने में छोटी फिल्मों ने बहुत अच्छा किया है ना। छोटी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, उनके टेक्सचर उसमें बजट वाइज में बोल, खासकर जो रीजनल सिनेमा है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है इस टाइम पे। हाँ नहीं उसकी वजह से एक प्रेशर तो क्रिएट हो ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कि आपको अगर टिके रहना है तो नई कहानियां कहनी पड़ेंगी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। लास्ट ईयर कांतारा आई थी, जहाँ देखिए वो किसी को हवा, और उस कहानी में सच अगर आप देखेंगे जो उसका प्रेजेंटेशन है, कहानी में सारे पॉपुलर एलिमेंट थे जो थे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो जिस तरीके से प्रेजेंट हुआ, और आप सोचिए ना, उन्होंने अपने गाँव की, ऋषभ शेट्टी ने जो उनकी एक उस गांव की कहानी की, और हम लोग यहाँ पे बैठ के कनेक्ट कर गए उस कहानी से, हम सारे लोग कर गए। जब ये आई थी पुष्पा ही, पुष्पा जैसी कहानी क्या नहीं कही गई है मतलब वो हाँ एक समय का कि एक अबेंडन चाइल्ड, और वो कहानी वो जो स्टाइलाइज्ड फॉर्म में है, क्या नहीं कही गई। अब वो अच्छी है खराब है वो अलग मुद्दा है ना, हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। लेकिन जैसे मैं तो वैसी फिल्में बहुत एंजॉय करता हूँ, उन्होंने जोड़ा उसको, कहाँ से जोड़ के वो कहानी में आते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। और आई थिंक सेकेंड पार्ट में और भी बड़ी होगी। या जैसे राजमौली जी ने जब बाहुबली बनाई तो उन्होंने एक नया लैंडस्केप खोल दिया कि हम 2 पार्ट में फिल्म रिलीज कर सकते हैं। हाँ, ये कितनी बड़ी हिम्मत की बात है, 2 पार्ट में, और इतनी बड़ी फिल्म जिसमें भी कोई उस समय के प्रभास
ऐसे नहीं थे कि नंबर 1 स्टार थे वहाँ के, ऐसा तो नहीं था, और तब भी उन्होंने किया। तो वो हिम्मत, तो आई थिंक हम लोग उस वर्ज पे हैं। वो नहीं बनती है वो तो पुरानी बात है, लेकिन मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ जितना इंटरनल यहाँ पे बहुत मैं उम्मीद से देख रहा हूँ कि ये बहुत फटने वाली है एक चीज़। और जो भी आज की डेट में, मैं तो हमेशा बोलता हूँ अपने बच्चों को भी, आपको जितनी भाषाएं सिखा सकते हैं उतनी सिखानी चाहिए, ताकि कल को क्या पता कौन बच्चा हार्वर्ड से पढ़ के फिल्म बना रहा हो। सर आपने PS1 PS2 के हिंदी डायलॉग्स लिखे, क्या एक्सपीरियंस रहा मणिरत्नम सर के साथ, दा मणिरत्नम सर के साथ काम करने का, एंड आपको किस तरीके का ब्रीफ मिला और क्या प्रोसेस थी वो, थोड़ा प्रोसेस आप अगर बता पाए तो एक तो जैसे मनी सर के साथ काम करना है, अभी भी जैसे मेरे से कोई पूछता है या जब मैं खुद ये बात कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे ना वो सब अनरियल लगता है। मुझे लगता है घटना घटी ही नहीं थी है ना, क्योंकि मेरे लिए अभी भी मेरे को कोई बोले तो मुझे नहीं नहीं ये नहीं हुआ है, ये कुछ और है, ये मॉर्फ्ड है वीडियो, जो सब चीज़ हुई है ये सब है। वो बहुत ही जैसे उस पर तो मैं कभी मुझे लगता है किताब ही लिखनी पड़ेगी कि डिटेल में क्या है। लेकिन एक जो बहुत बेसिक चीज़ मैं बताता हूँ कि मेरे को जब ये आया काम, तो मैंने ये मान के किया कि मैं तो कभी फिल्म स्कूल नहीं गया हूँ। ये मेरा ज़िंदगी में पहली बार मौका है कि मनी सर के साथ में मुझे जब काम करने का मौका मिलेगा तो ये मेरे लिए फ़िल्म स्कूल है, मंदिर की तरह है ना, कि ये जहाँ पे मैं सीखने के लिए मैं जा रहा हूँ, है ना। यहाँ मैं केवल एज अ इंटर्न की तरह जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल अभी 17 साल का हूँ, 12th करके निकला हूँ और मुझे ये मौका मिला। तो मैंने उस नज़र से उस पूरे प्रोजेक्ट को किया और सीखने के हिसाब से उस चीज़ को किया। और चूंकि आप वो प्रेशर एक आप पे रहता है, क्योंकि इतना कुछ वो कर चुके हैं, 35-40 साल से फिल्म बनाना लगातार, है ना। यहाँ पे आदमी ये सोच रहा है कि पहली फिल्म अपनी कैसे बना लें, पहली के बाद दूसरी का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तीसरी तो बहुत दूर की बात है। वो उन्होंने एक लेगेसी जो क्रिएट की, तो आप पे वो प्रेशर तो रहता है। लेकिन जब मैं गया ना तो मैंने सोचा कि मैं एज अ इंटर्न हूँ, मैं कोई गलत सवाल भी पूछ लूँगा, है ना, क्योंकि मैं ऐसे अगर करूँगा तो मैं इस ऑ में रह जाऊँगा ना। तो वो वैसा उनके साथ मौका मिला। और एक जो बहुत बेसिक फ़र्क मुझे महसूस हुआ वहाँ जाके कि वो लोग फिल्म बड़ी बना रहे हैं। तमिल जो इंडस्ट्री है, तेलुगु इंडस्ट्री जो है, या मलयाली इंडस्ट्री जो है, वो बड़ी फिल्म बना रहे हैं, लेकिन और बड़ी फिल्में बना रहे हैं। मैं केवल बजट के टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ, अप्रोच के टर्म्स में बोल रहा हूँ कि बड़ी फिल्म। लेकिन ना वो लोग बड़ी फिल्में बनाने के बाद भी फिल्मी लोग नहीं हैं। जैसे जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी एक अच्छी बैंक की ब्रांच में आया हूँ, सरकारी बैंक की, जहाँ सबको पता है कि किसको क्या करना है। तो वो जो प्रोसेस सेट है ना उनकी, कि वो इनको ये काम है और वो उसमें बिल्कुल एक्सीलेंट है और उनकी बात सुनी जा रही है। यहाँ पे ये ऑटोक्रेटिक नहीं है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें बताऊँगा, कि हर किसी का जो इनपुट है। वहाँ पे जो सबसे यंगेस्ट जो एडी हैं, उनकी उम्र हार्डली 23 साल थी। मनी सर की एज 67-68 ईयर्स है और वो भी सजेशन दे सकते हैं उनको। ये बहुत बड़ी बात है ना। वैसे हम लोग तो थोड़ा भी जानते हैं, अरे तुम क्या जानते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा। आई थिंक वो बहुत अनुभव रहा और वो बहुत कुछ सीखने को मिला कि आप कैसे चीज़ों को बरतते हैं। तो वो एक लंबी कहानी, वो एक लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, वो कभी बाद में हम लोग करेंगे। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही सीरियस सवाल है मेरा। ऐश्वर्या राय सच में इतनी सुंदर दिखती है सामने से भी जितना वो टीवी पे दिखती है? ये बहुत आई थिंक एज अ नेचर भी मैं तो कोई सही व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं बहुत ऐसा लंबा काम नहीं किया मैंने। लेकिन मैं जब हम शूट कर रहे थे तो मैंने उनको यही बोला मैम को कि मेरी मम्मी ने कहा है कि मुझे एक हम फ़ोटो ले लें, और इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया उनको। लेकिन जिस तरीके से, जैसे हम लोग जब डबिंग में भी थे और जैसे शब्दों में उनकी एक बहुत एक डायलॉग के लिए भी ना, जो जब डबिंग में भी मैं कभी कभी देखता हूँ कि कितना हम लोग को क्या लगता है कि ये सब इतना ग्लैमरस, सब आसान है किसी के लिए। वो एक डायलॉग जो आपको दिख रहा है ना, उसके टेक रीटेक तो कितने हुएंगे वो अलग बात है। आप डब में भी जब 40-40 टेक अपने आप दे रहे हो, कोई बोल नहीं रहा है आपको, तो लगता है कि कितना जो भी बहुत टॉप पे है अपनी अपनी फील्ड में, वो कितनी मेहनत उसमें जाती है। तब आप और हम्बल हो जाते हैं। हम कई बार हम लोग जब बाहर से दुनिया को देखते हैं, हमें लगता है अरे इन्हें क्या है, लोग उतरते हैं, सब लोग 4 लोग घेर लेंगे, अरे अरे सर इधर ये वो करके, वो उसमें कितनी मेहनत है उसका आइडिया ही नहीं है हमें। हम लोग तो बहुत बाहर से देखते हैं। हम लोग के लिए फिल्म अभी पर्दा, मेरे तो जादू की तरह था ना, सिंगल स्क्रीन में पर्दा, और हम लोग जब देख रहे हैं, जब हम देवदास देख रहे थे, वो अलग दुनिया थी। तो वो जो मेहनत है, और सभी में उस पूरे, चाहे वो विक्रम सर हो, चाहे त्रिशा मैम हो, मतलब मैं तो अनइमेजिनेबल है। मैं कभी कभी एज अ राइटर मैंने सोचा कि क्या मैं अपने जब सीन लिख रहा हूँ तो क्या मैं इतने टेक
कितने एडिट करता हूँ उसके, मुझे ये लगा कि अरे ये जो डायलॉग मैं कर रहा हूँ क्या मैं इतने का, वो जो कन्विक्शन है इसीलिए वो निकल के आता है बाद में। तो नहीं, मैं इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग तो उनका कोई तोड़ है ही नहीं। मैंने ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछा था क्योंकि वो मेरे क्रश रहे हैं बचपन से ही। वो सभी के रहे हैं, वो यूनिवर्सल क्रश है इस देश के हैं, और मेरे पापा के भी। तो लेकिन चलिए सर, समय की अपनी पाबंदियां हैं। मेरा आखिरी सवाल, निकट भविष्य में और क्या देखने को मिलेगा दिव्य प्रकाश दुबे की तरफ से इन टर्म्स ऑफ कंटेंट? तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो एक फ़िल्म आने वाली है हमारी, मेरे बहुत अच्छे हमारे डायरेक्टर हैं विशाल फूरिया जी, इन्होंने छोरी फिल्म बनाई थी, एक लापा छापी फिल्म बनाई थी, मराठी फिल्म, बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम भी हुई और बहुत अच्छी चली। तो छोरी 2 में मैंने डायलॉग लिखा है, तो एक तो वो आना है प्रोजेक्ट हमारा। एक प्रोजेक्ट ऐसा आना है जिसके बारे में मैं अभी बता नहीं सकता ज़्यादा, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन होता है, लेकिन आइडिया यही है। और जिस तरीके से जिस स्पेस में हम ऑपरेट कर रहे हैं और मैं अपने राइटर्स रूम के साथ लोगों को ऑपरेट कर रहा हूँ, आई थिंक अगले 1-2 साल में चीज़ें उसकी दिखना शुरू हो जाएंगी। तो वो है, तो एग्जैक्ट डिटेल क्या होगी कैसे होगा वो तो मुझे नहीं मालूम। एक तो वो है जो इस मीडियम में है। अगला जो है कि लाइव शो जो अभी बनाया है हमने, एक जो स्टोरी टेलिंग का, तो वो देश भर में और दुनिया भर में घूमने का उसके साथ प्लान है कि हम उन कहानियों को एक बड़ी ऑडियंस के साथ लेके जा पाएँ। मे बी उसमें हो सकता है कल को कोई ऑडियो शो भी बना पाएँ उसका। और बाकी किताब के साथ मेरा रिश्ता ऐसा है कि किताब में डेली लिखने की कोशिश करता हूँ और किताब आएगी आई थिंक बुक फेयर से पहले ही। और इन सब चीज़ों से अलग किताब, हाँ, किताब मेरा वो है ना, जैसे वो है जिसको बोलते हैं ना बैंकिंग में जैसे होता है ना मूलधन जो होता है ना, कि किताब मेरा मूलधन है, कि अगर किताब में नहीं लिख रहा हूँ ना तो मेरे घर वालों को शाम तक पता चल जाता है कि आज मैंने किताब कुछ लिखा नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए मैं सब छोड़ सकता हूँ, किताब लिखना नहीं छोड़ूंगा कभी। मतलब अभी तक तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, मतलब छोड़ना भी क्या, मतलब वो तो ऑप्शन ही नहीं है, वो जैसे जीना मरना सांस लेना है वैसा ही है। चलिए सर, आपका शेड्यूल भी काफ़ी टाइट है, बट हम किसी ना किसी बहाने से अपनी ऑडियंस से आपको मिलवाते रहेंगे। नहीं, और मैं तो बोलूँगा अगली बार हम लोग करें तो ऑडियंस के साथ करें तो वो भी बहुत मजा आएगा। बहुत हम लोग जितनी इनफॉर्मल तरीके से बात हुई है तो एक्चुअली आइडिया पहले यही था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो हो नहीं पाया। बट नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो डेफिनेटली किसी ऑडिटोरियम में नहीं बिल्कुल। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला एपिसोड आप गलती से मेरे से शुरू कर रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा इसका, लेकिन फिर भी आप इसके 100, 1000, 1500, 5000 शोज़ करें, इस एपिसोड करें आप इसके। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी टीम को, इतनी अच्छी टीम है यहाँ पे। मैं तो मुझे लगता है मेकअप करा के मैंने आखिरी इंटरव्यू कब दिया था मुझे याद ही नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू। चलो कुछ देर यूं ही बेवजह हम साथ चलते हैं, चलो कुछ देर यूं ही बेवजह हम साथ चलते हैं, थोड़ा भटको न जैसे कुछ परिंदे घर भटकते हैं। तुम्हारा हाल क्या पूछें तुम अपना स्वाद बतलाओ, तुम्हारा हाल क्या पूछें तुम अपना स्वाद बतलाओ, चलो ना सब्जियां बनकर एक दूजे को चखते हैं, चलो ना सब्जियां बनकर एक दूजे को चखते हैं। शहर कमरे सा होता जा रहा है सांस घुटती है, शहर कमरे सा होता जा रहा है सांस घुटती है, चलो ना खिड़कियों को घर बनाकर पाँव रखते हैं। ज़मीं से जिस जगह पे जाकर के आसमान मिलता है, ज़मीं से जिस जगह पे जाकर के आसमान मिलता है, अगली बार उस जगह पे जाके हम बिछड़ते हैं। चलो कुछ देर यूं ही बेवजह हम साथ चलते हैं, थोड़ा भटको न जैसे कुछ परिंदे घर भटकते हैं। कोई भी बात ऐसी अब कहाँ जो हो नई जैसी, कोई भी बात ऐसी अब कहाँ जो हो नई जैसी, चलो ना गैस पर बातों की गर्म चाय रखते हैं।